अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल एक कहा था मैंने IS-12 का, ये अगर कर लें तो। हाँ जी, किए एफर्ट। इसमें एक फॉरेन करेंसी वाला ही पॉइंट था। जी, करंट टैक्स में इसमें मेनली पॉइंट 1 में ही होंगे, मुझसे अगर किसी को होंगे तो पॉइंट 1 नहीं, सॉरी, ये जो है पॉइंट 1, ये नंबरिंग मुझे लगता है गड़बड़ हो गई कोई। ये पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होने चाहिए थे। हाँ जी, ये US डॉलर लोन वाला पॉइंट। देन जी, लोन वापस हो गया ना, तो हम 2020 के ही बना रहे हैं। अच्छा, 2019 यानी जो ओपनिंग डेफर्ड टैक्स निकाला है वो उन्नीस। अच्छा, इसमें ना एक अजम्पशन ली है, वैसे लोन लिख लें कोई मसला नहीं है। एक अजम्पशन ली है कि जो सवाल में कहा हुआ था ना, ये ऑनलाइन वालों के लिए मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं कि टैक्स बेस 2019 की कैलकुलेट लोन कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में लोन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 31 दिसंबर 2019 को तो लोन पेंडिंग था। लोन तो वापस किया है 30 जून 20 को, ऐसी है ना, 30 जून 20 को। तो क्या ख्याल है क्यों नहीं लिखा, किसी ने किया अगर 31 दिसंबर 19 तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में लोन क्यों नहीं लिखा? आना चाहिए था। आपने कहा कोई मसला नहीं, पॉइंट 2 में इतना डीप भी नहीं है ये तो इतना डीप है ही नहीं, मतलब लोन है एक, इसका मतलब आपने सवाल पढ़ा और ट्यूशन देखा है ना। ये सवाल किस किसने किया है? 1, 2, 3, 4 पढ़ा था, चलो अगली दफा हो भी जाएगा। 4 लोगों ने है। इनडेफिनेट लाइफ, लोन की इनडेफिनेट लाइफ मैंने तो रिपोर्टिंग खत्म कर दी यार अपनी तरफ से। इसमें ना सवाल में कहा हुआ था कि जो एक्सचेंज गेन लॉस है, हाँ इसमें एक चीज करनी चाहिए थी मुझे कि लोन लिख देना चाहिए था जिसमें कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर होती, ये होना चाहिए था। हमने इसको IS-21 के तहत मॉनेटरी आइटम है तो अपडेट किया होगा। मॉनेटरी आइटम है ना, अपडेट होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, तो हमने 31 दिसंबर पे इसको अपडेट किया होगा। सवाल में लिखा हुआ है हाँ जी, ये जो पॉइंट है ना लोन वाला, इसमें जो एक्सचेंज रेट्स दिए हैं इनके नीचे लिखा हुआ है टेबल के नीचे, अंडर द टैक्स लॉज एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन फॉरेन करेंसी लोन्स आर एडेड टू और डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, ये लिखा हुआ है। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये हो सकता है, पहले मैं अकाउंटिंग बता, लोन लिया था 1 जुलाई 19 को, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, कितना लोन था? $2 मिलियन। 1 जुलाई को कितने का डॉलर था? 145 इंटू 2, $290 मिलियन का लोन रिकॉर्ड किया था, 290 मिलियन रुपीज। फिर आया होगा 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर पे हमने लोन और क्रेडिट कर दिया क्योंकि डॉलर महंगा हो गया। कितने का हो गया? 150 का हो गया। तो हमने मॉनेटरी आइटम है, इसको ईयर एंड पे अपडेट करना होता है, और जो गेन लॉस है वो P&L में जाता है। कितना? $2 मिलियन, 5 रुपए, 10 मिलियन। तो ऐसा करने से इस लोन की कैरिंग अमाउंट 2019 की बात कर रहा हूं मैं, 300 हो गई। टैक्स बेस कितनी? क्यों 300? क्योंकि टैक्स वालों ने ना एक्सचेंज गेन लॉस को एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाना है। इसका ये मतलब, इसमें ये असम्पशन भी ले सकते हैं कि एक्सचेंज गेन लॉस जब फाइनली रियलाइज होगा, यानी फाइनली जब हमें पड़ेगा, जब 30 जून 20 के ऊपर लोन पे ऑफ करेंगे तो तब जाके हिट होगा। ये मतलब भी हो सकता है कि वो जो तब जाके एक्चुअली हिट होगा
वो उसकी बात कर रहे हैं सवाल में, या ये भी हो सकता है कि ईयर एंड के ऊपर जब हम IS-21 लगा रहे होंगे और उस वक्त जो उसको लोन को अपडेट कर रहे होंगे, ये उस लोन की उस रेट की बात कर रहा है। टैक्स वालों ने अलाउ करना है, लेकिन वो एसेट की कॉस्ट में मिला के डेप्रिसिएशन के नाम से अलाउ करना है। तो अगर हम ये अज्यूम कर लें, जब खामोशी ही है, अगर हम ये अज्यूम कर लें कि एक्सचेंज रेट, बल्कि मैं एक बात और बता देता हूं, 30 जून 20 को लोन पे ऑफ किया होगा तो क्या हुआ होगा? तब कितना हो गया था? 100। तो लोन डेबिट 300 मिलियन, कैश क्रेडिट 320 और फिर से P&L 20। टोटल कितना एक्सचेंज लॉस पड़ा हमें? 30। सवाल में जो बात लिखी हुई है कि जो एक्सचेंज गेन लॉस है वो टैक्स वाले इस लाइसेंस की कॉस्ट का ऐसा बना देंगे, तो दोनों बातें हो सकती हैं कि फाइनली जब 30 जून को जाके हिट होगा तो इकट्ठा 30 मिलियन ही टैक्स वाले अमॉर्टाइजेशन में शामिल कर देंगे, कॉस्ट में, सॉरी। या फिर जब हम अकाउंट फॉर कर रहे होंगे 31 दिसंबर 19, तो इस 2019 में वो 10 मिलियन को कॉस्ट का हिस्सा बना देंगे और 20 में जाके 20 मिलियन को कॉस्ट का हिस्सा बना देंगे। ये दोनों असम्पशन ली जा सकती है। आईकैप का सोल्यूशन इसी असम्पशन पे बेस्ड था। असल में मुझे नहीं पता क्या होता है, कोई टैक्स का जीता है तो बताए। कोई नहीं टैक्स का जीता, वो आए नहीं जो टैक्स का जीता था आपका। हाँ जी, नहीं, एसेट के कॉस्ट का पार्ट बनना तो सवाल वाले ने कह दिया, वो तो सवाल वाले ने कह दिया है, अंडर द टैक्स लॉज एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन फॉरेन करेंसी लोन आर एडेड टू और डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। ये तो सवाल वाले ने कह दिया। अब मसला सिर्फ इतना रह गया कि टोटल एक्सचेंज लॉस हमें 30 मिलियन हुआ है, ईयर एंड पे 10 हमने अकाउंटिंग करते हुए IS-21 के मुताबिक यहां रिकॉर्ड किया और 20 मिलियन 2020 में रिकॉर्ड किया। अब सवाल ये है कि टैक्स वाले ऐसे ही करेंगे कि 10 2019 में और 20 2020 में, या पूरा 30 मिलियन 2020 में? सवाल ये है कैसे ही। हाँ, अच्छा, लेकिन हम तो वो टैक्स कैलकुलेट 2019 के हिसाब से, दिसंबर के हिसाब से ही कर रहे हैं ना। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल ये है कि स्टूडेंट के ऊपर था, वो जो भी अजम्पशन लेता, अगर कोई टैक्स का जीता होता तो शायद वो टैक्स ईयर की बात करके और 30 जून और उसके हिसाब से कर लेता। लेकिन इस सवाल में किया बहरहाल ये हुआ है कि टैक्स पर्पजेस के लिए, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि हम अगर टैक्स रूल्स के मुताबिक अकाउंटिंग कर रहे होते, ऐसा होता नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। टैक्स बेस क्या है? टैक्स पर्पजेस के मुताबिक या टैक्स रूल्स के मुताबिक जो एसेट की वैल्यू है। अगर मैं इस वर्डिंग के मुताबिक अकाउंटिंग कहूं ना कि हम कर रहे होते, तो 1 जुलाई 19 कैश डेबिट लोन क्रेडिट और 31 दिसंबर 19 एसेट डेबिट लोन क्रेडिट 10, 30 जून 20 एसेट डेबिट लोन 300 कैश 320। यानी हम जिस एक्सचेंज लॉस को P&L में लेके जा रहे हैं, टैक्स वाले उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं। ये मतलब है इस बात का। तो ऐसा करने से, तभी मैंने जो अमॉर्टाइजेशन की वर्किंग की है ना, उसमें मैंने बुलेट पॉइंट लगा के, ये स्टेरिक लगा के लिखी हुई है अंग्रेजी। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि फॉर टैक्स पर्पसेस 31 दिसंबर 19 पे लोन कितना हो गया? 290 या 300? 300। तो टैक्स बेस भी 300। तो इस पे चूंकि डिफरेंस आना ही नहीं था, इसलिए लिखा ही नहीं, लिखना चाहिए था। कैरिंग अमाउंट में भी लोन लिखना चाहिए, टैक्स बेस में भी 300 डिफरेंस नहीं आएगा, लिख लें। वैसे 2019 में लोन लिख लें, कैरिंग अमाउंट भी 300, टैक्स बेस भी 300। 2019 की कैलकुलेशन में लोन बेहतर है कि लिख लें, ताकि फिर कभी पढ़ रहे हो आप लोग इस अटेम्प्ट में, अगली अटेम्प्ट में, जब भी जिसकी अटेम्प्ट है, तो फिर आपको ये बात तंग करेगी, तो लिख लें तो अच्छा है। 2019 की वर्किंग के अंदर लोन लिख लें जिसकी कैरिंग अमाउंट भी 300 और टैक्स बेस भी 300, तो डिफरेंस आएगा ही नहीं इस पे। हाँ जी, बोले। हाँ जी, स्केड्यूल क्या करना था इसमें? स्केड्यूल तो तब बनाए आप जब लोन रीपे होना हो या इफेक्टिव रेट कोई बहुत डिफरेंट सा हो। नहीं, वो इंटरेस्ट कब एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनने को कह रहा है? नहीं, उसने ये कब कहा कि इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाना है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल देने होंगे। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वो कैपिटलाइज हो रहा होगा?
वो तो उसने कहा है ना। नहीं, आप जो आप बात कहना चाह रहे हैं इसमें मुझे दो बातें समझ आ रही हैं। एक, आप बात कर रहे हैं IS-23, अभी आप ही की तारीफ हो रही थी। आप जो बात कहना चाह रहे हैं IS-23, या तो कहना चाह रहे हैं आप कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, वैसा कुछ नहीं कहा। या मुझे आपकी बात लग रही है कि आप IFRS 9 की बात कर रहे हैं कि अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर टेबल बन रहा होगा तो टैक्स वाले डिडक्शन अलाउ कर रहे होते हैं कूपन पेमेंट की, और हम लोग अमोर्टाइज कॉस्ट यानी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कर रहे होते हैं। तो मुझे लग रहा है आप दूसरी बात तो नहीं कर रहे थे। आपने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाया था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें कहीं पर ऐसी बात ही नहीं की ना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और ऐसा कुछ है नहीं कि आप यहां अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना सकें। लोन वाला पॉइंट जिन्होंने नहीं भी सवाल किया, इस US डॉलर लोन में कहीं पर ऐसी बात की नहीं कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है। तो जो 1.5% पर एनम है वही इफेक्टिव ही होगा, क्योंकि कुछ ऐसा रेट नहीं दिया कि आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाला टेबल बनाए। तो जितना हम इंटरेस्ट एक्सपेंस बना रहे होंगे उतना ही टैक्स वाले डिडक्शन अलाउ कर रहे होंगे, तो इसलिए कुछ एड लेस करना ही नहीं पड़ा, कहीं पर इंटरेस्ट ही नहीं हमने एड लेस किया। अगर होता ना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, जैसे वो कन्वर्टेबल वाला सवाल किया था कि उसमें हमने इफेक्टिव रेट वाले तरीके से जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाया था और टैक्स वालों ने कूपन पेमेंट अलाउ की थी, तो हम इंटरेस्ट ऐड कर रहे थे, कूपन पेमेंट लेस कर रहे थे। यहां पर ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। तो जो 1.5% इंटरेस्ट है यही एक्सपेंस बनाया होगा हमने, और यही टैक्स वालों ने डिडक्शन अलाउ करनी होगी, इसलिए इसका कुछ नहीं किया। एक्सचेंज की बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? जी जी, ये जो एक्सचेंज लॉस आया होगा तो ये करंट टैक्स में किया तो है एड बैक, एक्सचेंज लॉस लिखा तो है साफ साफ, ये 20, ये वाला ये एड बैक कर दिया हमने, क्योंकि टैक्स वालों ने इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस मानने की बजाय एसेट की कॉस्ट में लेके जाना है, तो वो हमने एड बैक कर दिया। किया हुआ चौथी लाइन, पांचवी लाइन जी। इसकी लाइसेंस की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। हाँ जी, आपने इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस एड बैक कर दिया, तो लेस क्या किया? नहीं, टैक्स वालों ने इंटरेस्ट की क्या डिडक्शन अलाउ की, या कुछ भी नहीं किया? क्या किया? अरे वो दो अलग अलग चीजें हैं ना। एक लोन है, उस लोन पे इंटरेस्ट होगा, एक लाइसेंस है, उस पे अमोर्टाइजेशन होगी, ये दो अलग अलग चीजें। तो अगर तो एक IFRS 9 की टेस्टिंग होती इसमें, तो ये होता कि इसका कोई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बताया होता, हम अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते, अमोर्टाइज कॉस्ट, उससे जो इंटरेस्ट एक्सपेंस हम टेबल से निकाला करते हैं वो अकाउंटिंग फिगर है, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो यानी कूपन पेमेंट टैक्स वाले उसकी डिडक्शन देते हैं। तो हम इफेक्टिव इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस एड बैक करते और कूपन पेमेंट लेस करते कि टैक्स वाले अलाउ कर रहे हैं। इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं बताया, तो हम वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और वो नहीं कर सके। इसमें यही मानना पड़ा कि जो 1.5% पर एनम है यही अकाउंटिंग एक्सपेंस होगा और यही टैक्स डिडक्शन होगी, तो इसलिए ना इसको ऐड किया था ना लेस किया। लाइसेंस इंटेंजिबल एसेट है, वो एक अलग चीज है, उस पर अकाउंटिंग में अमोर्टाइजेशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसकी लाइफ इंडेफिनिट है, और टैक्स वाले अमोर्टाइजेशन कितनी कर रहे हैं वो बताया हुआ 10% WDV मेथड। इसमें मेरे पॉइंट से मेरे पार्ट पे यही लोन वाला ही पॉइंट था, और दूसरा एक अच्छा पॉइंट ये था, पॉइंट नंबर सेकंड लास्ट, ये बड़ा अच्छा पॉइंट था, है IFRS 5 समझ नहीं आया ना? हाँ, ये पॉइंट बहुत मजेदार था और मुझे भी सूचना देख के समझ आया था कि किया क्या है। ये सेकंड लास्ट पॉइंट समझ लें, टेम्पररी डिफरेंस वाला। ये जिन्होंने नहीं भी किया ना सवाल, वो भी कम से कम सेकंड लास्ट पॉइंट देख लें, इसका अच्छा पॉइंट था ये, है जी। अच्छा चलें सारे बताता हूं। पॉइंट नंबर 2, IAS 19 टेस्ट हुआ था, इसमें आपको उसने सारी फिगर दी हुई है, बस इंटरेस्ट एक्सपेंस खुद निकालना था और करंट सर्विस कॉस्ट दी हुई थी। करंट सर्विस कॉस्ट एड बैक, इंटरेस्ट एड बैक और कंट्रीब्यूशंस लेस, ये करंट टैक्स की वर्किंग थी। उसके अलावा आपको प्लान एसेट्स की रिकंसिलिएशन, पूरी IAS 19 की एडजस्टमेंट थी। इसमें आपको प्लान एसेट्स वाली मूवमेंट बनानी थी, उससे निकलना था बैलेंसिंग फिगर रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स। इसमें आपको पीवी ऑफ DBO की रिकंसिलिएशन बनानी थी, उससे निकलना था एक्चुअरियल गेन लॉस। ये दोनों OCI की आइटम्स होती हैं। ये टेस्ट हुआ, ये IAS 19 वाला काम ये करना था। फिर इसके अलावा पॉइंट नंबर जो नेक्स्ट था लोन वाला, वो मैंने बता दिया। उससे नेक्स्ट पॉइंट प्लांट था जिसकी टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट ये आपको कैलकुलेट करनी थी, डेप्रिसिएशन के रेट वगैरह सब दिए हुए थे। ये आप कह रहे हैं हेल्ड फॉर सेल वाला पॉइंट, कौन कह रहा है? क्योंकि IFRS 5 के मुताबिक एक तो पहली दफा जब IAS में एसेट एंटर होता है, जब पहली दफा एंटर हो रहा होता है, जब मिला जुला के इसको एंटर करते हैं, तो वो उस वक्त एंटर होगा लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल।
उसके बाद ईयर एंड पे जाके फिर से उसको अपडेट करेंगे। तो हमने कोई एंट्रीज तो करनी नहीं थी। अगर IFRS 5 की एंट्रीज मांगी होती ना, तो एक तो उसको हम IFRS 5 में क्लासिफाई करते हुए एंटर करते, उस वक्त एंटर करते 1 सितंबर को हो रहा था ना 140 और 10 हम इस पे एंटर करते, लेकिन हमसे एंट्रीज नहीं मांगी। अगर मैं एंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो पहले इसको हम 140 - 10 130 पे अपडेट करते, उसके बाद ईयर एंड पे जाके हम 144 - 9 पे अपडेट करते। एंट्रीज तो मांगी नहीं है, इसलिए ईयर एंड वाले ही के ऊपर अपडेट कर लेते हैं इसको, ताकि पता चले कि टोटल एक्सपेंस कितना बना। ये पीपी अपनी बुक्स में कैरिंग अमाउंट 150 पे था। हम इसको एक तो 1 सितंबर पे जाके नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ये डेबिट और पीपी क्रेडिट करते। हम एक तब लॉस रिकॉर्ड करते, फिर ईयर एंड पे जाके इसको फिर से अपडेट करते, फिर लॉस रिकॉर्ड करते। यानी अल्टीमेटली तो हम इसको ईयर एंड ही पे लाके अपडेट कर रहे होते, इसलिए इस बीच वाली एंट्री को स्किप कर दिया। मकसद तो टोटल एक्सपेंस निकालना था। थोड़ा एक्सपेंस इस दिन रिकॉर्ड हुआ होता, थोड़ा एक्सपेंस ईयर एंड पे जाके रिकॉर्ड हुआ होता। मुझे नहीं लगता मैं समझा पा रहा हूं। जी वही तो बात कर रहा हूं ना कि अगर एंट्रीज मांगी होती ना तो हम 1 सितंबर को भी एंट्री कर रहे होते जब ये एंटर हो रहा है IFRS 5 में, और फिर IFRS 5 के तहत ही ईयर एंड पे इसको फिर से अपडेट कर रहे होते। इस टाइम पे भी लॉस रिकॉर्ड होता, इस टाइम पे भी लॉस रिकॉर्ड होता, दोनों लॉस में जाना तो P&L में था ना। तो हम चूंकि करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे थे, एंट्रीज तो कर नहीं रहे थे, तो दोनों लॉस को अलग अलग करने की क्या जरूरत थी। हमने पीपी की कैरिंग अमाउंट जो कि 150 है उसको सीधा सीधा ईयर एंड की ही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से कंपेयर कर लिया। जो आंसर आएगा वो इन दोनों एंट्रीज में चार्ज हुए लॉस का टोटल आ रहा होगा। तो डायरेक्टली ईयर एंड वाले से कंपेयर कर लिया, क्योंकि एंट्री थोड़ी कर रहे थे, तो ईयर एंड वाली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर कर लिया। उससे नेक्स्ट पॉइंट थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसको 31 दिसंबर 19 पे भी फेयर वैल्यू पे अपडेट किया होगा, और अब उसको हम मजीद अपडेट कर रहे होंगे, तो टैक्स वाले उसको नहीं मानते, तो टैक्स वालों ने उसको पूरा डेप्रिशिएट करना है और हमने उसको फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है, तो फेयर वैल्यू गेन रिवर्स कर दिया और टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर दी। सेकंड लास्ट पॉइंट मैंने कहा था पढ़ लें, ये जिन्होंने नहीं भी सवाल किया। सेकंड लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कुछ आइटम्स हैं, कुछ हैं आइटम्स, पता नहीं कौन सी, पिछले साल 2019 में उनका टैक्सेबल डिफरेंस 35 था और अब उनका टैक्सेबल डिफरेंस 19 रह गया। जब हम इस पे डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, 2019 की वर्किंग कर रहे होंगे, क्योंकि 2019 और 20 दोनों का डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना पड़ना था, तो अदर आइटम्स कह के यहां लिख लिया होगा 35, और 2020 का डेफर्ड टैक्स करते हुए अदर आइटम्स कह के यहां लिख लिया होगा 19। ये तो हो गए डेफर्ड टैक्स की वर्किंग। अब इसको अंग्रेजी पढ़ के ये जहन में क्लिक नहीं करता कि इसका करंट टैक्स से भी कोई ताल्लुक है, क्योंकि जब लिखा ही टैक्सेबल डिफरेंस है तो जहन में आना ही नहीं था करंट टैक्स, लेकिन इसका करंट टैक्स से क्या ताल्लुक है। ये क्या आइटम्स हैं नहीं पता, समझाने के लिए कह रहा हूं, ये पीपीई है। 31 दिसंबर 19 को डिफरेंस 35 था, 31 दिसंबर 20 में डिफरेंस रह गया 19, तो ड्यूरिंग द ईयर कुछ मजीद हुआ है, डिफरेंस चेंज हुआ है ना। अगर इसको समझने के लिए पीपीई कह लें तो ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ होगा, डेप्रिशिएट ही हुआ होगा। तो कैरिंग अमाउंट पता नहीं कितनी, चलो मैं 135 कह लेता हूं। इसको नीचे लाना है, कुछ भी कर लें, इसको 119 कह देता हूं, या और नीचे कर लें तो इसको 90 कह देता हूं, ऐसे कर लेते हैं। तो यकीनन ड्यूरिंग द ईयर कुछ डेप्रिशिएट कुछ हुआ होगा, तभी डिफरेंस बदला है ना। ये कितना हुआ होगा 16, ये कितना हुआ होगा 10, 26। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ये, टैक्स डेप्रिसिएशन ये, तो करंट टैक्स पे डलना चाहिए ना फर्क। तो करंट टैक्स पे कितना फर्क डलना चाहिए 16 का, तो 16 का टैक्स में इफेक्ट डाला हुआ है कि 16 को ऐड बैक किया हुआ है, क्योंकि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस। ये पीपी नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए पीपी का है, कुछ और हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर टैक्सेबल डिफरेंस चेंज हुआ है तो कोई ड्यूरिंग द ईयर मजीद इख्तलाफ आया है, तभी तो टैक्सेबल डिफरेंस चेंज हो गया। तो वो यही समझने में आसानी है, इसलिए मैं पीपी कह रहा हूं। तो इसलिए ये 26 की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड, 10 की लेस, या कह रहे हैं 16 की ऐड, तो ये डिफरेंस इनमें 16 का अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड किया हुआ। अगर
डिफरेंस 40 हो जाता तो फिर अकाउंटिंग डेप्शन कम होती, टैक्स डेप्शन ज्यादा होती, फिर ऐड की बजाय लेस कर देते। चले ठीक है भाई, C5 का लास्ट टॉपिक। रेहान इरफान नहीं आया तो मेरा सलाम देना उसके बाद। हमने वो टेक्स्ट रेट का चेंज वाला पढ़ा था कि अगर आइस 10 के फेज में होगा तो वो नॉन एडजस्टिंग होगा। दोबारा बोले, टेक्स्ट रेट चेंज होगा आइस 10 के फेज में। हाँ जी, तो नॉन एडजस्टिंग है, सही है। जनवरी में आया, कौन से जनवरी में आया? 2020 में। तो 2020 में लिया इसको, 19 में तो नहीं लिया। 2020 में 30 है। हाँ चेंज हुआ जनवरी में। अच्छा, कौन सा जनवरी में? अगर 2021 में चेंज हुआ होता है ना तो फिर हम इसको इग्नोर करके 32 ही रहते, फिर 32 ही रहता। IFRS 15 नहीं, मोस्ट फेवरेट मेरा ICE 12 भी है, ये भी वैसे है। आखिरी टॉपिक है C5 का, बहुत ज्यादा टाइम निकल गया आगे वैसे है, लेकिन चलें देखते हैं, कोशिश। टाइम लग गया वैसे ज्यादा, मेरी उम्मीद से ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन चलें कोशिश ही की है कि अच्छा ही समझा सकें सारा। तो जिनकी अटेम्प्ट है उनका टाइम बिल्कुल ज्यादा लग गया। 10 नवंबर हो गई आज जब मैं ये रिकॉर्ड करा रहा हूं। IFRS 15 काफी गहरा है से, और एग्जामिनर को पसंद है, इसलिए इसमें से टेस्टिंग तकरीबन कंफर्म ही समझे। चैप्टर 10 बनाए हुए मैंने। फोर डेज एक्स्ट्रा कौन से? हाँ तो हाँ रिवीजन स्ट्रेटजी अच्छी सी बता दूं? नहीं तो अगर 4 दिन आगे ना जाते तो ना बताता क्या? तो भी बताता। क्या मतलब, मैं बात समझा नहीं आपकी। हाँ, आप की छुट्टियां अगर शुरू हो गई है तो बस अभी तो यही है कि आप पढ़ना शुरू कर दें, कोर्स खत्म होने का इंतजार ना करें। चैप्टर 10 पे आए, पहले पेज पे। है? हाँ जी, काफी लेंथी है, स्टैंडर्ड इतना लेंथी नहीं है। आप देखें स्टैंडर्ड तो 4-5 पेजेस में है, बस 4 पेजेस में। इसमें एग्जांपल्स बहुत ज्यादा हैं और चीजें ज्यादा हैं, उनको समझाने के लिए मैंने सवाल भी बहुत ज्यादा बनाए हैं। और ये 30-35 सवाल तो कैफ के ही हैं जो मैंने डाले में, 35-40 पता नहीं कितने। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने 32, ये 32 प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हुए, ये कैफ के ही हैं, लेकिन ये लर्निंग के लिए बड़े अच्छे हैं। ये इसकी प्रिंटिंग ठीक है, मेरे पास तो बड़ी खराब सी है इसकी प्रिंटिंग। डबलिंग हुई है मेरे पास तो, सही है।
नहीं ऐसे भी नहीं यार कि एक पेज ठीक है खराब है, दो ही खराब है बस है जी। वारंटी क्लेम कर लें यार, आप कर लें क्लेम वारंटी। जो किससे क्लेम करनी है? मुझसे मुझसे खरीदी आपने, मुझसे क्यों क्लेम करनी? हाँ जी 6 पेजेस खराब हैं। चलें 6 पेजेस की फोटोकॉपी और पीडीएफ। चलें चैप्टर में पहले पेज पे आए, चैप्टर में पहले पेज पे, चैप्टर में पहले पेज पे टॉप पे स्कोप। डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर फाइनेंस लीज में वो भी सेल्स रिकॉर्ड करता था, लेकिन वो सेल्स कितनी अमाउंट से रिकॉर्ड करेगा ये आईएफआरएस 15 ने नहीं बताना। तो उसके अलावा इसी तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा ये भी आईएफआरएस 15 ने नहीं बताना। तो आईएफआरएस 15 लेसर्स के बिजनेस में नहीं इंटरफेयर कर रहा और बैंक्स के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर रहा। उसके अलावा वैसे सर्विस रेंडर करनी है, गुड्स बेचनी है तो आईएफआरएस 15 लगेगा। रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट और कस्टमर, ये तीनों टर्म्स पढ़ लें। रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट और कस्टमर। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वही जो कॉन्ट्रैक्ट है लीगल, और रेवेन्यू होता है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में कमाया हुआ, यानी अगर रद्दी बेच के कमा रहे हैं तो आईएफआरएस 15 में नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो बिजनेस का मेन काम है, सर्विसेज देना है, चाहे वो गुड्स बेचना है, चाहे वो खरीद के बेचना है, चाहे बना के बेचना है, तो रेवेन्यू है इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एन एंटिटीज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, और कस्टमर वो है जिनके साथ हम ये सर्विसेज का काम कर रहे हैं। ये जो स्कोप में डी लिखा हुआ है ये सिंपल इतना सा है कि अगर एक दुकान पे एक चीज नहीं है और वो साथ वाली दुकान से उठा के कस्टमर को दे रहा है तो वो दोनों दुकानदार आपस में ये सेल्स नहीं रिकॉर्ड कर रहे होंगे। नहीं, ये वो नहीं होगी ना, फिर नॉन मॉनेटरी नहीं ना रहेगी। फिर अगर कमीशन चार्ज कर रहा है तो फिर वो कमीशन एक सर्विस हो जाएगी जिसके पैसे ले रहा होगा। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब यही है कि एक दुकान पे एक पैकेट नहीं था तो उसने साथ वाली दुकान से उठा के दे दिया, तो वो दुकानदार आपस में वो ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं, कल को इसके पास वो चीज आएगी तो उस दुकानदार को वापस कर देगा। तो ये कोई सेल ही नहीं है, जो डी में लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं रेवेन्यू जो बिजनेस ने ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में कमाना है, चाहे गुड्स बेच के चाहे सर्विसेज देके। इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर आगे उसकी डिटेल में चलते हैं। ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ना, ये 5 स्टेप मॉडल है, 5 स्टेप मॉडल। इसी पेज के मिड में लिखे हुए 5 पॉइंट्स। इस चैप्टर का जो सारा पूरा चैप्टर की लंबी कहानी है उसकी बुनियाद ये 5 स्टेप्स हैं। मिसाल से बताता हूं, अगर एक बिजनेस है और उसने प्रोडक्ट ए के 100 यूनिट्स प्रोडक्ट बी के 10 यूनिट्स और प्रोडक्ट सी के 150 यूनिट्स ये बेचने हैं कस्टमर को, तो कस्टमर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट या तो जुबानी हुआ होगा या लिख के हुआ होगा, और कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो उसमें कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस यकीनन तय हुई होंगी, प्राइस तय हुई होगी, पेमेंट टर्म्स तय हुई होंगी, इन चीजों की स्पेसिफिकेशंस तय हुई होंगी, क्वांटिटी तय हुई होगी, कस्टमर सप्लायर के दरमियान ये सारा कुछ तय हुआ होगा। ये स्टेप 1 है, आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये सेलर और कस्टमर्स के दरमियान जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय होना है, जिसमें सारी चीजें क्लियरली तय हो गई हैं। अगर हाँ हो गई हैं तय तो स्टेप 1 पूरा हो गया। स्टेप 2 ये है कि सप्लाई, अच्छा ये स्टैंडर्ड हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े कि सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से? सप्लायर, रेवेन्यू पढ़े हम सप्लाई, ये स्टैंडर्ड में हम सप्लायर हैं। तो सप्लायर ने कस्टमर के साथ प्रोडक्ट कौन कौन से बेचने हैं, कितने यूनिट्स बेचने हैं, पैसे कितने लेने हैं, कब कब लेने हैं, ये सब तय किया होगा। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 ये है कि कस्टमर को जिस चीज के बेचने का वादा किया जा रहा है, यानी इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि कस्टमर पैसे किस बात के दे रहा है, उन पैसों, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं तो कॉलेज के साथ जब आप लोगों ने एडमिशन का कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपने कॉलेज को जो फीस पे करनी है, कॉलेज की किस सर्विस की वो फीस है, टीचिंग ना, वरना तो आप यहां आके बैठ भी रहे हैं, ये भी एक सर्विस है कि आप बैठ रहे हैं, एसी वॉशरूम भी यूज कर रहे हैं,
तो वहां जब आप अंदर आते हैं तो लिखा होता है छोटा 5 रुपए, बड़ा बड़ा 10 रुपए, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता ना। आप पार्किंग भी कर रहे हैं यहाँ पर, फिर आप यहाँ ऊपर कैंटीन में भी सर्विस, वो भी खाने पीने की सर्विस है, लाइब्रेरी की सर्विस यूज कर रहे हैं, तो है तो ये भी सर्विस ही यूज कर रहे हैं आप, लेकिन पैसे मेनली किस चीज के हैं? टीचिंग के, कोचिंग के, कोर्स पढ़ाने के। तो बिजनेस ने अपने कस्टमर को जिस प्रोडक्ट, जिस सर्विस की प्राइस चार्ज करनी है, बिजनेस की वो जिम्मेदारी है वो प्रोडक्ट या सर्विस देना, उसको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहते हैं। कि बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है परफॉर्म करने की, वो परफॉर्मेंस सर्विस परफॉर्म करना भी हो सकता है, गुड डिलीवर करना भी हो सकती है। तो बिजनेस ने जिस चीज के पैसे चार्ज किए, ये पहचानना कि असल प्राइस किस चीज की है, असल में वो क्या चीज है जो परफॉर्म करेंगे तो कस्टमर के साथ पैसे दिए हुए हलाल होंगे, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को पहचानना, ये स्टेप 2 है। इस मिसाल में क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुई? प्रोडक्ट ए, बी और सी, ये 3 प्रोडक्ट्स बेचना। अच्छा, ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। वैसे तो आईएएस की डिटेल में चल के आई जाएगी ये बात, लेकिन इतना तो कॉमन सेंस लगा ही लें, शायद बिजनेस सेंस। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्रोडक्ट ए, बी, सी, ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या 260 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? लेकिन यूनिट तो 260 है। प्रोडक्ट ए डिलीवर करना ये एक वादा है, हाँ उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 260 नहीं है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 3 प्रोडक्ट्स बेचना है जी। हाँ, तीनों के 100, ये ले 100 कर लेते हैं, चले आप बोलो। नहीं, अभी भी 3 है, 3 अलग अलग प्रोडक्ट है। इस पे ये जो स्टेप 2 है ना, इस पे बड़ी तफसीली बात है। ये स्टेप 2 बहुत टेक्निकल है समझने के एतबार से, और काफी टेक्निकल है, और कैलकुलेशन एतबार से स्टेप 4 टेक्निकल है, बल्कि स्टेप 4, 3 सब टेक्निकल है इसके अंदर। स्टेप 5 सारा आईएएस टेक्निकल है, लेकिन जो बात आप पूछना चाह रहे हैं ना वो स्टेप 2 का मैं जब डिटेल डिस्कशन करूंगा ना तब बात करेंगे कि ये एबीसी 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या एक है। इस पे स्टेप 2 में आएगी बात। अभी मैं सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, जब बेसिक आइडिया पूरा ध्यान में होता है ना, क्योंकि मैं आपको स्टेप 2 भी तफसील से समझाऊंगा, लेकिन मुझे पहले 5वें स्टेप का आइडिया देना पड़ेगा, तब स्टेप 2 बेहतर समझ आएगा। इसलिए मैं इन 5 स्टेप्स का एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं, बाकी तफसीली डिस्कशन आएगी आगे। तो स्टेप 2 ये है कि जो प्रोडक्ट कस्टमर को बेचना है, जिसके पैसे चार्ज कर रहा है सेलर, वो प्रोडक्ट या सर्विस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो ये पहचानना, नींद आ रही है? यस सर, वेरी गुड। क्या वक्त है कि वो जाग रहा है और आप सो रहे हैं? ये वक्त उम्मत पे आना था वैसे। 3 प्रोडक्ट्स हैं और ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं। इन तीनों को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्यों कहना है, एक क्यों नहीं है, इस पे आएगी बात, लेकिन अभी ये 3 प्रोडक्ट हैं, 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और कस्टमर के साथ इन तीनों की यकीनन कोई ना कोई अमाउंट तय हुई होगी। वो अमाउंट क्या है, ये स्टेप 3 है। ये इतना मुश्किल काम क्यों है कि इसका एक सेपरेट स्टेप बना दिया गया, वो स्टेप में आएंगे तो पता चलेगा। ये काफी मुश्किल काम है, इसमें काफी सारी तफसील होती है कि स्टेप 3 क्या है। तो स्टेप 3 अभी जनरल आइडिया देने के लिए, इस पूरे काम की, प्रोडक्ट ए नहीं कह रहा, इस सारे काम की, तीनों प्रोडक्ट्स के 100 यूनिट, सब इस टोटल काम की टोटल प्राइस क्या तय हुई है, ये स्टेप 3 है। हर एक की प्राइस क्या है नहीं, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की टोटल प्राइस क्या तय हुई है, ये स्टेप 3 है। स्टेप 4 ये है कि हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की उस टोटल प्राइस में कितना पोर्शन बनता है। जैसे अगर इस पूरे काम की टोटल प्राइस तय हो गई है 480 मिलियन, तो वो जो पूरे काम की प्राइस 480 मिलियन है, ये स्टेप 3 है। और इस 480 मिलियन के इस तीनों प्रोडक्ट्स में हिस्से बांटना, ये स्टेप 4 है। एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा, अगर प्रोडक्ट ही एक ही होता, यानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक होती, तो स्टेप 4 की जरूरत ही ना पड़ती। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक से ज्यादा होंगी तो स्टेप 4 है। अदरवाइज अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है तो स्टेप 3 ही उसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की प्राइस है। स्टेप 4 ही तब है जब एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगी, है एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो स्टेप 4 ये है कि इसके 3 टुकड़े करना। अब ये तीनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकता है एक साथ ही परफॉर्म हो जाए, हो सकता है अलग अलग परफॉर्म हो। तो ये तीनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जैसे जैसे परफॉर्म होती जाएंगी, इस 480 के जो टुकड़े किए थे, प्रोडक्ट ए का टुकड़ा बना था लेट से 100 मिलियन, इसका टुकड़ा बना था 240 मिलियन, बाकी क्या रहेगा 340, 140। जब प्रोडक्ट ए के 100 यूनिट्स डिलीवर हो जाएंगे तो 100 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ये स्टेप 5 है।
जब प्रोडक्ट बी के 100 यूनिट डिलीवर हो जाएंगे तो 240 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। कैश मिल जाएगा नहीं जरूरी कह रहा, रेवेन्यू सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगी। अब उसके अगेंस्ट डेबिट कैश होगा, रिसीवेबल होगा, एडवांस रिसीवेबल डेबिट होगा, वो डिपेंड करता है डिटेल्स पे। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो स्टेप 5 ये है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इन पांचों स्टेप्स में तफसील से चलते हैं सारे स्टेप्स में। पहले पॉइंट पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, पहला पॉइंट जो है ना वो जबानी सही है। पहला पॉइंट ये है कि क्या दोनों पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट है भी या नहीं। इसकी 5 कंडीशंस हैं, अगर ये पांचों पूरी हो रही हो तो स्टेप 1 पूरा हो गया। अच्छा, मैं अब स्टेप्स में जा रहा हूं। 5 स्टेप्स क्या हैं? कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई यानी कॉन्ट्रैक्ट का मौजूद होना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहचानना क्या क्या है, पूरे काम की कॉन्ट्रैक्ट, फुल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस पहचानना, फिर उस प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में बांटना। लेकिन ये स्टेप 4 तब होगा अगर स्टेप 2 में एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। 2 भी हो सकती है, 3-4 जरूरी नहीं, 2 भी हो सकती है। अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो स्टेप 4 है। अगर एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो स्टेप 4 की जरूरत नहीं है। और स्टेप 5 ये है कि जितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं और उनको जो प्राइस बांट ली थी स्टेप 4 में, जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाएगी, यानी बिजनेस ने जिस प्रोडक्ट या सर्विस का वादा किया था, जैसे जैसे बिजनेस वो वादा पूरा कर लेगा तो उस वादे का पोर्शन ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ये हैं 5 स्टेप्स। इन गैप याद आ रहा है थोड़ा सा? इन 5 स्टेप्स को तफसील से पढ़ाने लगा। ओके, स्टेप 1 ये बस तपाने वाला ही है। स्टेप 1 ये है कि 5 कंडीशंस हैं, ये पांचों कंडीशन पूरी हो रही हो। पहली कंडीशन ये है कि टर्म्स एंड कंडीशन सबने तय कर ली हो दोनों पार्टीज में। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों पार्टीज को पता भी हो हमारे राइट्स क्या हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। चौथी कंडीशन ये है कि इस पूरे काम में कोई कमर्शियल सब्सटेंस भी हो, यानी किसी का कोई फायदा भी इन्वॉल्व हो। और 5वीं कंडीशन ये है कि चोर आया, डाकू बल्कि चोर नहीं, डाकू आया, उसने गन पॉइंट पे चीजें ली और चला गया, तो रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट है नहीं। अच्छा, उससे पहले एक बंदा आया, उसने वादा किया, बड़े अच्छे सलाम दुआ करके चीजें उधार पे लेके चला गया, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अगली ट्रांजेक्शन, डाकू आया, गन दिखाई, चीजें ली, चला गया, तो रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट है। क्यों नहीं हो सकता? पहले वाला कस्टमर भी बाद में पैसे ना दे। नहीं, उसने कहा देनी चीजें, जी सर देनी है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स सब तय हो गया। नहीं सीरियसली, हो सकता है पहले वाला भी पैसे बाद में ना दे। नहीं, पहली दफा हो सकता है, जो पहले वाली मिसाल है, हो सकता है कल को वो भी बैड हो जाए। लेकिन जो दूसरी ट्रांजेक्शन है ना, उस दूसरी ट्रांजेक्शन के अंदर हमें शुरू में पता कि पैसे नहीं मिलने। तो 5वीं कंडीशन ये है कि क्या शुरू में ही पता है कि पैसे मिलने कि नहीं मिलने। इसकी मैं और मिसाल देता हूं, तो जो बकायदा स्टैंडर्ड की मिसाल है कि एक एक्सीडेंट हुआ और उस जख्मी को सड़क से ही लोग उठा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले आए। अब उस प्राइवेट हॉस्पिटल ने उसका इलाज तो किया, लेकिन उस हॉस्पिटल को पता है कि जो हम इसको सर्विसेज दे रहे हैं उसके पैसे रिकवर कोई नहीं होने, क्योंकि कोई शनाख्त नहीं हो रही इसकी कि कौन है, कोई आईडी नहीं है जेब में, कुछ नहीं पता कौन है। तो उन हॉस्पिटल वालों ने सर्विस तो दी है, लेकिन उनको प्रॉब्लम है कि इस सर्विस के पैसे हमें नहीं मिल सकेंगे, तो वो सर्विस का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको प्रोबेबल है कि पैसे नहीं मिलने। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए 5 पॉइंट्स जरूरी हैं। एक, टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो गई हो, दोनों को अपने राइट्स पता हो, पेमेंट टर्म्स दोनों ने पहचान ली हो, कमर्शियल सब्सटेंस हो, और 5वां पॉइंट ये है कि प्रोबेबल हो कि जो भी अमाउंट इस सबकी तय हुई है वो कस्टमर से मिल भी जाएगी कि नहीं, ये प्रोबेबल हो। हाँ। नहीं, वो जो बाद में पैसे देगा, और वो जो बाद में पैसे देगा उस वक्त अगर वो इसी सर्विसेज के पैसे दे रहा होगा तो ये बाद में शर्त पूरी हो जाएगी, आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट बाद में पूरा हो जाएगा और बाद में सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, तो बाद में फिर वो इलाज ना करें या इलाज करें, इलाज ही ना करें, बंदा मर गया, फिर वो तो डिपेंड करता है कि लीगल हाँ। ये जो प्रोबेबल का वर्ड है ना, ये आईएएस ने नहीं डिफाइन करना, ये कंपनी की मर्जी है। ये कंपनी को क्या फीलिंग आ रही है कि पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि 74% चांस है कि 67% चांस है। प्रोबेबल जस्ट कंपनी ने फैसला करना है। ये कंपनी सब्जेक्टिव चीज है, ये सब्जेक्टिव है, पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे,
और सिचुएशन की बेस पे, उनके कितने स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर्स हैं उनकी बेस पे ये कंपनी ने फैसला करना होता है। स्टेप 1 के 5 कंडीशंस डन। ये आपको सवाल में पहचाननी पड़ेगी, बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है, क्योंकि अगर रेवेन्यू का सवाल बनेगा तो वो मेनली सवाल आपको टेस्ट ही इस बात पे कर रहा होगा क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते, प्राइस एलोकेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पहचान लें। रेवेन्यू का सवाल भी पूछे और वो रेवेन्यू ही ना हो तो फिर वो क्या पूछ रहा है। तो इसलिए स्टेप 1 कोई ऐसी एग्जामिनेबल चीज नहीं है। बहरहाल 5 पॉइंट्स हैं, ये पांचों पूरे होंगे तो स्टेप 1 पूरा होगा। अच्छा, इसके अलावा स्टेप 1 मैं सारा स्किप कर रहा हूं क्योंकि मॉडिफिकेशन भी स्टेप 1 में है, तो ये लीजेस की तरह ही है मॉडिफिकेशन है। इस अगले पेज पे देखें मॉडिफिकेशन है। कुछ और फालतू फालतू चीजें भी हैं, जैसे स्टेप 1 का पॉइंट 2 है, 3 है, लेकिन ये फालतू फालतू चीजें वो ये IFRS 15 हम काफी सारा पढ़ चुके होंगे ना, फिर एंड पे भी इनको लपेट सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी बाद में कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन तो बाद में ही करवा सकूंगा क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है। स्टेप 2 पे आ जाए, पेज नंबर 3 स्टेप 2 पे आ जाए। मैंने वैसे आज वाला मैं देखा नहीं कि इंडिया खेला नहीं अच्छा है या इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला है। इंग्लैंड अच्छा खेला नहीं, इंडिया ने लास्ट पे तो चलो जो किया वो किया, वो तो पांड्या ने किया जो किया है, लेकिन क्या बॉलिंग ही अच्छी नहीं थी या इंग्लैंड अच्छा खेला? बॉलिंग ही अच्छी नहीं थी। अच्छा, ऐसे मैंने को इतना फॉलो नहीं किया वर्ल्ड कप, लेकिन वो रूट है कि नहीं खेल रहा? रूट है? प्रेडिक्शन क्या है या ख्वाहिश क्या है? नहीं, वैसे प्रेडिक्शन भी यही है, ख्वाहिश भी यही है, पाकिस्तान जीत जाएगा। कोई बात नहीं, इंग्लैंड को बहुत अच्छा तो नहीं जीता अपने लीग मैचेस सारे, आयरलैंड से हार नहीं है इंग्लैंड, वो भी हरे कपड़ों वाले थे ना। ट्रॉफियां लगता है डेली अच्छी मिल रही है, टॉफियां ही ऑफर कर दिया। चलिए इधर स्टेप 2 समझें। स्टेप 2 समझ लें। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोडक्ट या सर्विस बेचने का वादा है, वो प्रोडक्ट या सर्विस, बल्कि चले मुख्तलिफ मिसालों से चलते हैं बात। एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में प्रोडक्ट बेचा जा रहा है रेस्टोरेंट में, चलो चलो ठीक है। रेस्टोरेंट में जो खाना बेचा जा रहा है, अब वो प्रोडक्ट है, लेकिन उस प्रोडक्ट, अच्छा प्राइस भी प्रोडक्ट की ही है, लेकिन वहां पर बैठना भी एक सर्विस है, वहां का टॉयलेट यूज करना भी एक सर्विस है, वहां की पार्किंग यूज करना भी एक सर्विस है। अदर देन उस कस्टमर के, ये बाकियों को अलाउड नहीं होना था, किसी आउटसाइडर को टॉयलेट अलाउड नहीं होना था, किसी आउटसाइडर को वहां बैठना अलाउड नहीं होना था, किसी आउटसाइडर को पार्किंग अलाउड नहीं होनी थी। ये सारी सर्विस अलाउ हो रही है क्योंकि वो खाना खरीद रहा है। तो वो बिजनेस जो प्रोडक्ट बेच रहा है यानी खाना, और साथ ये 3 सर्विसेज भी दे रहा है, तो क्या ये तीनों सर्विस और वो साथ खाना, क्या ये चारों चीजें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या नहीं, ये डिस्कशन होने लगी है सर। और मिसाल लेता हूं, कॉलेज की मिसाल मैंने पहले भी ली थी, दोबारा बताता हूं। कॉलेज को फीस दी स्टूडेंट ने, और कॉलेज ने जो उस फीस में स्टूडेंट को सर्विस देनी है, उसमें क्लासेस भी शामिल है, उसमें लाइब्रेरी यूज करना भी शामिल है, उसमें टॉयलेट यूज करना भी शामिल है, उसमें पार्किंग भी शामिल है, और क्या हो सकता है, ये जो वो है अपना, कोई अगर स्पोर्ट्स एरिया बना हो, अगर
वो जो फूसबॉल कहते हैं, फूसबॉल हो गई, हो सकता है कहीं पर कोई बिलियर्ड स्नूकर की टेबल पड़ी हो, कहीं कैरम की टेबल पड़ी हो, ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी, स्पोर्ट्स नहीं गेम्स कह देते हैं इसको, तो ये सर्विसेज भी हैं। तो कॉलेज जो फीस ले रहा है और कॉलेज का इन स्टूडेंट्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या कॉलेज की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या सिर्फ कोचिंग है, या ये लाइब्रेरी की फैसिलिटीज, टॉयलेट की फैसिलिटीज, पार्किंग की फैसिलिटीज, गेम्स एरिया की फैसिलिटीज, क्या ये भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? ये बात डिस्कस होने लगी है। और मिसाल, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक बिल्डिंग बना के देनी है। उस बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा चाहिए, वो नक्शा भी कंस्ट्रक्शन कंपनी बना के दे रही है। उस बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, सीमेंट है, बजरी है, ईंटें हैं, सरिया है, ये भी वही कंस्ट्रक्शन कंपनी बेच रही है। इस सारे काम के लिए मजदूर चाहिए, बल्कि सब मिला के में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज चाहिए, उसमें इंजीनियर्स, वर्कर्स सब शामिल है, ये भी चाहिए, वो भी यही कंस्ट्रक्शन कंपनी दे रही है। फिर इसके अलावा जितने भी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, वो इक्विपमेंट भी किराए पे मिला करते हैं, वो भी यही कंपनी प्रोवाइड करेगी। और उसके बाद बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद सारी फिनिशिंग, उसके अंदर दरवाजे खिड़कियां लगाना, पेंट करना, वो भी यही कंपनी करके देगी। तो इस कंपनी ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर 2000 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिर्फ बिल्डिंग बनाना है, या मटेरियल बेचना अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, डिजाइन कंस्ट्रक्शन अलग है, सुपरविजन अलग है, सर्विसेज देना अलग है? ये डिस्कशन होने लगी है इस वक्त। एक और मिसाल बताता हूं। एक कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदा और कस्टमाइज्ड यानी ईआरपी का काम किया है। अब उस आईटी कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर बना के बेचना है, और लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इजाजत ही मिलती है जब उसका एक लाइसेंस क्रिएट होता है, तो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर बेच रही है, इंस्टॉल भी वही करके दे रही है, लोगों को ट्रेन भी वही करके दे रहे हैं, 2 साल की बुककीपिंग भी वही करके दे रहे हैं, और उसके बाद 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आगे कोई भी सपोर्ट चाहिए होगी वो भी सर्विस देने को तैयार है। तो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर 500 मिलियन चार्ज कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? सॉफ्टवेयर अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इंस्टॉल करना अलग है, सपोर्ट प्रोवाइड करना अलग है, ट्रेन करना अलग है, 2 साल की बुकिंग भी करना अलग है। ये डिस्कशन होने लगी है सब। ठीक है, जाग रहे हैं? इन सब में से कौन कौन सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या नहीं, इसमें पहली बात तो यह जरूरी है जानना कि क्या वो वादा बाय नेचर डिस्टिंक्ट है कि नहीं। और दूसरी कंडीशन एक और बताता हूं। डिस्टिंक्ट बाय नेचर होना, इसका मतलब इसकी पहचान हो सकती है कि ये चीजें अलहदा से बेची जाती हैं। जरूरी नहीं कि हम ही बेच रहे हों, हम सप्लायर हैं, जरूरी नहीं कि वो चीज हम ही बेचते हों, मार्केट में और लोग भी बेचते हैं। जैसे ये जो मैंने इतनी सारी मिसालें दी हैं, एक मिसाल चले इसमें और ऐड कर लेता हूं। इस बिल्डिंग के अंदर नेटवर्किंग करनी है, और इस ये मीडिया सारा लगाना है, नेटवर्किंग करनी है। इसके लिए जो केबल्स चाहिए, वो केबल्स भी हम बेच रहे हैं कस्टमर को, और ये सारी नेटवर्किंग भी हम करके दे रहे हैं। तो क्या ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, या केबल बेचना अलहदा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और नेटवर्किंग करके देना अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? तो बाय नेचर अगर ये दोनों काम अलग अलग भी बेचे जाते हैं, यानी केबल्स भी अलहदा बेची जाती हैं, उनके अलहदा से पैसे चार्ज किए जाते हैं, और अगर कस्टमर ही कहीं से केबल्स ला दे और हम सिर्फ उन केबल्स को यूज करके नेटवर्किंग कर दें, तो ये सर्विस भी अलग से बेची जाती है। तो ये दोनों काम बाय नेचर डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब उनकी अपनी पहचान है। किसी चीज की अपनी पहचान कब होगी? जब वो अपने तौर पे भी बेची जा सकती है। अभी जो मैंने मिसाल दी है नेटवर्किंग की, दोबारा बताता हूं, जो केबल्स इस्तेमाल हो रही हैं और ये नेटवर्किंग की सर्विस करके देना, अगर वैसे भी हम कस्टमर को केबल्स बेचते हैं, तो केबल्स भी इस कॉन्ट्रैक्ट में एक परफॉर्मेंस डिस्टिंक्ट है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट सर्विस है। और हम जो इस केबल्स को यूज करके नेटवर्किंग करके देंगे, अगर ये सर्विस भी हम दिया करते हैं, यानी केबल हमसे नहीं खरीद रहा, कोई बात नहीं, हमें ला दे बस केबल्स किसी तरह, हम ये सर्विस भी करने को तैयार है, तो ये सर्विस करना भी एक डिस्टिंक्ट सर्विस है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के लिए जरूरी है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस बाय नेचर डिस्टिंक्ट हो। पहले आप पढ़ लें पेज नंबर 3 के टॉप पे पॉइंट नंबर 1, पेज नंबर 3 के टॉप पे पॉइंट नंबर 1, स्टेप 2 समझा रहा हूं मैं। पेज नंबर 3 टॉप पे पॉइंट नंबर 1 पढ़ लें सारा डब्बे समेत।
3 वाला, अच्छा ठीक है, पढ़ लिया। पॉइंट 1 में लिखा हुआ है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस इन कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू ट्रांसफर टू द कस्टमर आइदर आ गुड और सर्विस, एक गुड और सर्विस, बी अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज। जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट ए के 100 यूनिट्स, तो प्रोडक्ट ए के 100 यूनिट्स हो गए बंडल ऑफ गुड्स, और सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स हो गई प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, डिस्टिंक्ट गुड्स हो गई। ए है आ गुड और ब्रैकेट में बंडल ऑफ गुड्स यूनिट्स हो गए, और बी हो गए अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, साथ प्रोडक्ट भी है उसको स्टॉल करके देना भी है। तो गुड्स और सर्विसेज एक ही तरह की या एक से ज्यादा तरह की, लेकिन वो होनी डिस्टिंक्ट चाहिए। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब उनकी अपनी पहचान हो, वो अलग से भी बेची जाती हैं। और एग्जांपल्स के डब्बे में लिखा हुआ है सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स तो सेल ऑफ गुड्स है। दूसरा बुलेट पॉइंट है कोई भी एक टास्क परफॉर्म करना, कस्टमर ने कहा है कि आपने हमें इंटरनल ऑडिट करके देना है, वो कैश काउंट करके देना है, फिजिकल वो जो होता है वो क्या कहते हैं उसको, स्टॉक टेक करके देना है। इसी तरह से एक असाइनमेंट होती है जिसमें क्या होते हैं वो स्टॉक टेक के अलावा भूल जाए मुझे, ये प्लांट पीपी के काउंट होता है, जो फिक्स्ड एसेट्स की एक्सरसाइज होती है। तो ये है कोई भी एग्रीड अपॉन टास्क करना। तीसरा बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है कि एक इंजीनियरिंग कंपनी है, उनको हायर किया है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने हर वक्त ऑन कॉल रहना है, कभी भी प्लांट में कोई मसला हुआ आप फौरन अवेलेबल होंगे। ये है ऑन कॉल रहना, स्टैंड बाय। अब इस 3 साल में अगर उनको एक दफा भी ना आना पड़ा तो कोई पैसे नहीं लेंगे, लेंगे ना ऑन कॉल रहने के पैसे। तो ऑन कॉल रहना इटसेल्फ एक सर्विस है, ये तीसरे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ। चौथा बुलेट पॉइंट एजेंसी सर्विसेज देना, एजेंट के तौर पे सर्व करना। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपिंग एन एसेट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर को घर बना के देना। लाइसेंस, ये एक मुश्किल चीज है, लेकिन आप फ्रेंचाइज समझ लें। फ्रेंचाइज किसी को अपना नाम बेचना और उससे फिर आगे उसके रॉयल्टी लेना, तो ये वो चीज है। ये ग्रांटिंग लाइसेंस, ये रॉयल्टी वाली बात आ गई। और ये ग्रांटिंग ऑप्शन जो है ये आगे चल के पढ़ाऊंगा। ग्रांटिंग ऑप्शंस टू परचेज एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये आगे चल के आएगी बात इसमें, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो प्रोडक्ट या सर्विस है जो डिस्टिंक्ट है, और डिस्टिंक्ट वो होता है जो वैसे भी खरीदा बेचा जाता है। अब ये जो गुड्स और सर्विसेज हैं ये कस्टमर और सप्लायर के दरमियान स्पेसिफिकली भी एग्री हो सकती हैं, यानी कस्टमर स्पेसिफिकली सप्लायर को कह रहा है कि मुझे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी के इतने इतने यूनिट चाहिए, तो ये एक्सप्रेसली भी आपस में एग्री हो गई। और कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो एंटिटी के कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस का हिस्सा हो। जैसे मिसाल के तौर पे एक बस खड़ी थी स्टॉप पे और एक कस्टमर जाकर उस बस में बैठ गया। अब बस चल पड़ी, थोड़ी देर बाद कंडक्टर किराया लेने आ गया, तो सवारी ने कहा कि मैंने तुम्हें तो नहीं कहा, मैंने जाना है कहीं, मैं तो ऐसे ही बैठा था, मैं तो बैठने की जगह नजर आई, मैं बैठ गया आके। तो अब कंडक्टर कहेगा चले ठीक है सॉरी, वाकई आपसे तय तो नहीं हुआ था। तो अब वो बस में बैठ रहा है तो अंडरस्टूड है कि उसे सर्विस लेनी है, तभी बस में बैठ रहा है। या इसी तरह से कुछ ऐसे जूस कॉर्नर है जहां लेट से बस है ही सिर्फ एक ही फालसे का जूस बिकता है। अब उन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए सारा एरिया वो टेबल्स का लगाया हुआ है और इतना रश है कि वो अलग अलग ऑर्डर भी नहीं दे रहे होते। 2 दोस्त जाके वहां बैठ गए और वो लड़का आया, उसने आके उनके सामने गिलास रखे और वो पी गए। उसके बाद जब वो पैसे लेने आया तो कहे जी मैंने तो मांगे नहीं थे, मैं तो यार बैठा था, आके तो आपने पिलाया, मैंने पी लिया, मैं तो पी लिया, क्या मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तो अब वहां कस्टमर्स ही आगे बैठते हैं और अंडरस्टूड है कि वहां वो अंदर आके बैठा है तो जूस भी नहीं आके बैठा होगा। तो इनको कहते हैं कि ये इंप्लाइड है कस्टमर बिजनेस की कस्टमरी प्रैक्टिसेस। ये पॉइंट 2 पढ़ लें सारा, पॉइंट 2 सारा पढ़ लें।
इसी तरह मैं और मिसाल देता हूं कि अगर एक बिजनेस मशहूर है कि जो भी उनसे चीजें खरीदी जाती हैं तो वो कस्टमर को फ्री होम डिलीवर भी करके देते हैं। तो जब कस्टमर को वो प्राइस बता रहे होते हैं तो कस्टमर समझेगा कि ये तो अंडरस्टूड है, घर डिलीवर करते हैं। तो अगर मैं उनसे प्राइस पूछ ही रहा हूं तो यकीनन वो घर डिलीवर करने के हिसाब से ही प्राइस बता रहे होंगे। तो अगर कस्टमर को वो बस ये कहते हैं चीज इतने की है तो अंडरस्टूड है कि कस्टमर उस सप्लायर से एक्सपेक्ट कर रहा है कि घर भी डिलीवर करेगा। ये सर्विस भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है, इंप्लाइड है कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस। ये इस पॉइंट 2 के अंदर लिखा हुआ, जाग रहे हैं? पॉइंट 2 डन। चलिए पॉइंट 3 समझ लें, यही है सारे स्टेप की जान। 2 कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन, अच्छा ये जो अभी इस वक्त बात हो रही है ना, ये बहस ही सिर्फ तब हो रही है अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, अदरवाइज ये पॉइंट 3 है ही नहीं। पॉइंट 3 की डिस्कशन ही तब है अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। तो अगर एक से ज्यादा प्रोमिसेस हैं तो पॉइंट 3 की डिस्कशन हो रही है। जैसे कस्टमर ने कहा जी कि हमें एसी चाहिए, तो सप्लायर उनको एसी बेच रहा है, घर डिलीवर कर रहा है और इंस्टॉल भी करके दे रहा है। अब ये पॉइंट 3 ये बताएगा कि क्या एसी बेचना अलहदा प्रॉमिस है, घर डिलीवर करना अलहदा प्रॉमिस है और इंस्टॉल करके देना अलहदा प्रॉमिस है, या एसी बेच के इंस्टॉल करके देना एक प्रॉमिस है। पॉइंट 3 में ये डिस्कस होने लगा। पॉइंट 3 में ये डिस्कस होने लगा है कि सॉफ्टवेयर बेचना, लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर बेचना अलहदा प्रॉमिस है, इंस्टॉल करके देना अलहदा प्रॉमिस है, स्टाफ को ट्रेन करना अलहदा प्रॉमिस है, उनको साल 2 साल का डाटा सारा इनपुट करके देना अलहदा प्रॉमिस है, या ये सब मिला के एक प्रॉमिस है। ये डिस्कशन होने लगी है। अगर कस्टमर खरीद ही जाके एक ही प्रोडक्ट, कस्टमर शॉप पे गया, कहा जी मुझे 10 यूपीएस चाहिए, वो 10 यूपीएस खरीदे और कस्टमर चला गया, तो ये 10 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। कस्टमर गया शॉप पे, एक एसी खरीदा और गाड़ी में डाला और चला गया कस्टमर, ये एक, तो ये बहस ही नहीं हो रही पॉइंट 3 के अंदर। पॉइंट 3 बात ही तब होने लगी है जब शक ये है कि एक से ज्यादा सर्विसेज हैं। तो फिर पॉइंट 3 ये फैसला करेगा कि क्या ये सारी सर्विसेज, सारे गुड्स एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगे या ये सब अलग अलग होंगे। ये जानना क्यों जरूरी है कि एक ही है कि सब अलग अलग है? क्योंकि स्टेप 4 और 5 किया जा सके। स्टेप 4 ये है कि स्टेप 3 में जो प्राइस निकलेगी वो सब में बांटनी है या तरी मैं बता क्या रहा था। हाँ जी, स्टेप नंबर 2 पढ़ा रहा हूं मैं, और स्टेप नंबर 2 में पॉइंट नंबर 3 जो लिखा हुआ है ए और बी, ये 2 कंडीशंस हैं, दोनों की दोनों पूरी होनी जरूरी हैं। इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट, दोनों पूरी होनी जरूरी हैं। अगर ये दोनों बातें पूरी होंगी तो फिर ये सारी डिस्कशन ही तब हो रही है अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। अगर ये शक ही नहीं है, ये बहस ही नहीं है कि क्या एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या एक से ज्यादा है, तो पॉइंट 3 नहीं है। अगर क्लियरली एक ही प्रोडक्ट था, एसी खरीदा और कस्टमर चला गया, तो फिर ये एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अगर गाड़ी ठीक कराई, उस सर्विस के पैसे दिए, तो वो एक ही सर्विस है, एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो पॉइंट नंबर 3 की डिस्कशन ही तब है जब एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकती है। अब ये 2 शर्तें क्या हैं? इन दोनों शर्तों को क्लियर करने से पहले मैं आपको ना पॉइंट बी के अंदर जो नीचे डब्बा लिखा हुआ है मैं वो समझाने लगा। पहले वो समझाता हूं, फिर ये दोनों पॉइंट समझाता हूं। पॉइंट नंबर 3 में ए और बी, जो बी के नीचे डब्बा है ना, उसमें 3 बुलेट पॉइंट्स हैं। ये 3 बुलेट पॉइंट समझा दूं पहले, उसके बाद फिर ये पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेन करता हूं। अगर एक घर कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस घर के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचना एक अलग चीज होती है, घर का नक्शा बना के देना एक अलग चीज है, कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर देना, ये जो ठेकेदार काम करता है, ठेकेदार लेबर देता है ना, ठेकेदार को सामान चाहिए, सामान लाके देते हैं, ठेकेदार का काम है कि वो लेबर प्रोवाइड करे, ये एक अलग चीज है। फिर इस सब की सुपरविजन करना, क्योंकि हो सकता है मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं घर बनवाऊं, तो मुझे एक सुपरवाइजर चाहिए जो अपनी निगरानी में सारा काम करे, तो ये सुपरविजन करना एक अलग सर्विस है। लेकिन अगर कस्टमर के साथ हमने ये तय कर लिया कि हम आपको घर बना के देंगे और ये सारे काम अलग अलग सब मिलके एक घर की शक्ल में कंबाइन होने लगे हैं, तो इसको कहते हैं कि कंबाइंड आउटपुट करके देना। ये इस 3 बुलेट पॉइंट में से
पहला बुलेट पॉइंट, द एंटिटी इज यूजिंग द गुड्स और सर्विसेज एज इनपुट्स टू प्रोड्यूस और डिलीवर द कंबाइंड आउटपुट। यानी एक घर बना के देने का वादा किया है, तो सीमेंट बजरी क्यों बेच रहे हैं? वो उस घर बनने के इनपुट्स हैं। नक्शा क्यों बना के दे रहे हैं? ये सर्विस घर बनने का एक इनपुट है। मजदूरों की सर्विस क्यों दे रहे हैं? ये घर बनने का एक इनपुट है। ये सारा काम एक घर बना के देने के लिए। ये इस आखिरी डब्बे का पहला बुलेट पॉइंट। मैं मतलब रिलेट करता नहीं, खैर आप सवाल पूरा करिए। जी जी, मैं इनका मकसद बताता हूं। पहले मैं आपको सिर्फ ये 3 बुलेट पॉइंट समझा दूं कि बात क्या होने लगी, फिर मैं इन तीनों का इस्तेमाल करता हूं। तो अगर एंटिटी मुख्तलिफ गुड सर्विसेज दे रही है और उनको मिला के एक कंबाइंड आउटपुट में भी एंटिटी ने ही बना के देना है। एक होता कि एंटिटी यानी हम बस सिर्फ ईंटें बजरी सीमेंट बेच रहे होते। अब वो कस्टमर ने तो खानी नहीं है ना, कस्टमर ने यकीनन बिल्डिंग बनानी है। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं? हम अगर सिर्फ सीमेंट बजरी बेच रहे हैं, बस हम सिर्फ सीमेंट बजरी बेच रहे हैं कि घर भी हमने बना के देना है, हम सिर्फ सीमेंट बजरी बेच रहे हैं, तो हम सिर्फ सीमेंट बजरी बेच रहे हैं, हम नहीं कोई कंबाइंड आउटपुट बना के देने लगे। वो कस्टमर का मसला है। लेकिन अगर हम सीमेंट बजरी भी बेच रहे हैं, लेबर सर्विसेज भी दे रहे हैं, क्योंकि घर हमने बना के देना है, तो ये पहले बुलेट पॉइंट का मतलब है कि हमने इन चीजों को एक इनपुट के तौर पे यूज करना है, क्योंकि हमने ही एक कंबाइंड आउटपुट बना के देना है। ये पहले बुलेट पॉइंट का मतलब है। अगर हमने सिर्फ ईंटें बजरी सीमेंट बेचना है, तो ये पहला बुलेट पॉइंट नहीं है। पहला बुलेट पॉइंट है ही तब कि हम सीमेंट बजरी भी बेच रहे हैं, ईंटें भी बेच रहे हैं, हम सर्विस भी दे रहे हैं, क्योंकि हमने घर बना के देना है। ये पहला बुलेट पॉइंट है। क्या देखें, मैं ना फिर बताता हूं, हम ये सारा पॉइंट डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। जब हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हैं, अगर वो सारी सीमेंट बजरी किसी और से खरीद रहा होता, हम सिर्फ लेबर मजदूर प्रोवाइड कर रहे होते, तो फिर तो पॉइंट 3 नहीं है ना। ये पॉइंट 3 है ही तब अगर मजदूर भी हम दे रहे हैं, ईंटें बजरी भी हम दे रहे हैं, घर बनाना सुपरवाइज भी हम कर रहे हैं, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट की मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, लेकिन वो उसी हालत में कस्टमर ने यूज नहीं करना, उसने हमसे इंस्टॉल करवाते हुए उस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी मॉडिफिकेशन करवा लेनी है, और इतनी सारी मॉडिफिकेशन करवा लेने के बाद अब वो सॉफ्टवेयर पहले जैसा नहीं रहना, हमने उसको बहुत सारा बदल दिया होना है। और मिसाल बताता हूं, है नहीं, वेबसाइट तो वैसे ही कस्टम मेड ही होती है ना, वो तो कुछ स्टैंडर्ड होती भी नहीं है, वो तो वैसे ही कस्टमर बेस्ड ही है। मैं मिसाल इसकी, चले ये तो खैर नहीं, ये कैबिनेट है, ये इधर एक लकड़ी की कैबिनेट है। अगर इस तरह की कोई स्टैंडर्ड अलमारियां होती और हम वो अलमारी कस्टमर को बेच रहे होते, वो उसको दीवार पे फिक्स करवाता, हम फिक्स कर देते, उसके बाद वो अलमारी वहां से उतार के कहीं और लगा देता, तो हमने अलमारी बेच के जो उसको दीवार पे लगाया, उससे अलमारी की शक्ल बदल गई। यानी अब आइंदा से वो अलमारी नहीं रही, है अलमारी। लेकिन अगर वो हमसे कैबिनेट लेता, लेकिन दीवार पे लगवाते हुए उसकी शक्ल इस तरह से बदलवा देता, उसकी एक फट्टा उतरवा देता, दूसरे फट्टे को टेढ़ा करवा देता, तीसरे फट्टे को तारें जोड़ के दीवार के साथ फिक्स करवा देता, अब वो अलमारी नहीं रही। अब वो अलमारी बेची हमने जरूर है कबर्ड, लेकिन उसकी शक्ल इतनी बदल चुकी है कि अब उसको अगर वो वहां से उतारेगा तो अब वो बेड़ा गर्क ही है। तो एक प्रोडक्ट हमने बेचा, दूसरी हमने सर्विस दी, लेकिन उस सर्विस ने प्रोडक्ट की शक्ल ही बदल दी। ये दूसरा बुलेट पॉइंट है। वन और मोर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइज वन और मोर ऑफ द अदर गुड और सर्विसेज। यानी हमने कस्टमर को वो कैबिनेट भी बेचना है और फिर उसको फिक्स भी करके देना है। प्रोडक्ट बेचना एक वादा और उसको फिक्स करके देना दूसरा वादा, लेकिन हमारा दूसरा वादा क्या कर रहा है? प्रोडक्ट की शक्ल ही बदल रहा है, सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर रहा है। जो मैंने पहले मिसाल दी थी, लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर बेचना और फिर उसको इंस्टॉल करना, तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर बेचना एक वादा और उसको इंस्टॉल करना दूसरा वादा। लेकिन अगर इंस्टॉल करते हुए सॉफ्टवेयर की शक्ल ही बदल देनी है, तो फिर ये दूसरा बुलेट पॉइंट। जाग रहे हैं? अगर एसी बेच रहे हैं और एसी इंस्टॉल करके दे रहे हैं, तो एसी इंस्टॉल करके दिया तो एसी की शक्ल ही बदल गई, आइंदा लोग उसको फ्रिज कहा करेंगे, मतलब एसी नहीं रहा, वो एसी है, उतार दें चेंज हो जाएगा, तो उतार दें फिर कहीं जाके लगा लें, फिर एसी ही होगा। तो कोई हम प्रोडक्ट बेच रहे हो और उसके साथ कोई और सर्विस दे रहे हो जिससे वो प्रोडक्ट बदल जाए, है जी,
तो फिर हमारा एक सर्विस करना हमारे दूसरे प्रोडक्ट को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर रहा है। ये दूसरा बुलेट पॉइंट। तीसरा बुलेट पॉइंट, ये मैं मिसाल देता हूं कॉलेज की मिसाल। एक स्टूडेंट आया और उसने एक स्टूडेंट नहीं, एक बैच पूरा ग्रुप आया, उस पूरे ग्रुप को एडमिशन मिलने लगा। अच्छा, उस पूरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने रिपोर्टिंग और बीएफडी दोनों पढ़ने हैं। चूंकि उन्होंने रिपोर्टिंग और बीएफडी दोनों पढ़ने हैं, तो उनको जो दोनों पेपर सेल किए जा रहे हैं, चूंकि उन्हीं स्टूडेंट्स को ही रिपोर्टिंग पढ़ानी है, उन्हीं को ही बीएफडी पढ़ानी है, तो कोर्स ऐसा डिजाइन किया गया कि रिपोर्टिंग पढ़ाते हुए कुछ टॉपिक्स के बारे में कहा जाएगा, ये वही है जो हमने बीएफडी में पढ़े थे, है हेजिंग। अब वो रिपोर्टिंग में उस तरह से नहीं समझाई जाएगी, डिस्काउंटिंग उस तरह से नहीं कराई जाएगी। तो ये कोर्स जो दोनों डिजाइन किए गए, ये इस तरह डिजाइन किए गए कि इनका आपस में कनेक्शन बन गया। कुछ टॉपिक्स रिपोर्टिंग में बीएफडी से रिलेट कर दिए गए, कुछ टॉपिक बीएफडी के रिपोर्टिंग से रिलेट कर दिए गए, क्योंकि जिस कस्टमर को, जिस स्टूडेंट को ये दोनों प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे थे, वो बेचे ही इस शर्त पे जा रहे थे कि दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर कोई रिपोर्टिंग बीएफडी पढ़ना चाह रहा है, तो चाहे तो रिपोर्टिंग बीएफडी दोनों पढ़ ले, चाहे एक पढ़ ले, वो दोनों सब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंटली ही पढ़ाए जाएंगे। तो दोनों सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी पहचान बरकरार रही। लेकिन पहली मिसाल के अंदर दोनों एक दूसरे के हाईली इंटर रिलेटेड हो गए, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ मिक्स ऐसे कर दिया कि अब दोबारा रिपोर्टिंग में नहीं पढ़ाना, क्योंकि वही लोग उन्हीं को तो पढ़ा रहे थे, वही लोग उन्हीं लोगों को पढ़ा रहे थे। तो एक ही सब्जेक्ट के अंदर वो दोबारा पढ़ाने की बजाय दूसरा सब्जेक्ट से रिलेट कर दिया गया। अब वो दोनों सर्विस आपस में हाईली इंटर रिलेटेड हो गई। ये तीसरा बुलेट पॉइंट। इस तीसरे बुलेट पॉइंट की एक और मिसाल बताता हूं। एक बहुत ही हाईली टेक्निकल मशीन है, बहुत सोफिस्टिकेटेड, और उसको इंस्टॉल करना भी हम ही सर्विस देते हैं। अब जितनी टेक्निकल मशीन है, उसके हिसाब से ही हमने अपनी इंस्टॉलेशन सर्विसेज के एसओपीज बनाए हुए हैं, क्योंकि उस मशीन में जो जो टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं वो हम ही हैंडल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और स्पेसिफिकेशन वाली मशीन होती तो हम इंस्टॉलेशन सर्विस शायद किसी और तरह डिजाइन करते। तो हम जो सर्विस दे रहे हैं वो हम अपनी ही मशीन इंस्टॉल करने के लिए दे रहे हैं, और अगर कोई और मशीन इंस्टॉल कर रहे होते तो फिर इस तरह की सर्विस ना होती, फिर शायद किसी और तरह से उस सर्विस को डिजाइन किया होता। तो अब हम वो मशीन भी बेच रहे हैं और सर्विस भी बेच रहे हैं, लेकिन ये दोनों हाईली इंटर रिलेटेड है, क्योंकि अब जो हम इंस्टॉलेशन सर्विस दे रहे हैं वो इस मशीन की वजह से ऐसे है। कोई और मशीन होती तो शायद इस तरह की सर्विस ना होती, किसी और तरह की सर्विस होती। तो ये अब दोनों आपस में हाईली इंटर रिलेटेड है। अच्छा, इन तीनों मिसालों के अंदर प्राइसिंग स्ट्रेटजी की वजह से दो तीन प्रोडक्ट्स का लिंक कर देना एक अलग बात है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मशीन बेच रहे हैं और इंस्टॉल भी हमने करके देना है, तो उस मशीन को, क्योंकि उसमें बहुत टेक्निकलिटीज हैं, कैसे इंस्टॉल करना है, हमारी इंस्टॉलेशन सर्विस उसके मुताबिक ही डिजाइंड है। तो अब ये आपस में इंटर रिलेटेड हो गए। इसी तरह रिपोर्टिंग, बीएफडी अगर आपस में इंटर रिलेटेड हैं तो इसकी मिसाल क्या बनी कि कॉमन टॉपिक्स किसी एक जगह पढ़ा लिया जाए। अब ये हाईली इंटर रिलेटेड है। एक ये है जो मैंने दोनों मिसालें दी, ये वाकई ही हाईली इंटर रिलेटेड है। लेकिन अगर ऐसा किया जाए ना कि रिपोर्टिंग पढ़नी है तो बीएफडी भी पढ़नी पड़ेगी, या रिपोर्टिंग बीएफडी चूंकि दोनों पढ़ रहे हैं तो इतनी फीस है, अलग अलग पढ़ते तो इतनी फीस है, ये हाईली इंटर रिलेटेड होना नहीं है। ये जस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी थी। अगर आपने हमसे मशीन खरीदनी है तो इतने की है, अगर सिर्फ इंस्टॉलेशन सर्विस लेनी है तो इतने की है, लेकिन अगर दोनों हमसे लेनी है तो चलो हम इतनी प्राइस कर देते हैं। ये प्रोडक्ट सर्विस का हाईली इंटर रिलेटेड होना नहीं है। ये बात मैं समझा सका? प्रोडक्ट और सर्विस हाईली इंटर रिलेटेड तब होंगे अगर दोनों एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट किए गए हों। अगर उनके कॉम्बिनेशन की वजह से प्राइस डिफरेंट तय कर दी गई हो, यह हाईली इंटर रिलेटेड होना नहीं है। अगर रिपोर्टिंग और बीएफडी का कोर्स ऐसा डिजाइन किया है कि उनमें कॉमन टॉपिक्स बार बार ना पढ़ाने पड़े, जैसे अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन जून 18 तक ना एक पेपर बीएफडी अलग पेपर होता था और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग पेपर होता था, और उसके बाद फिर उन्होंने मर्ज कर दिया और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और दिसंबर 16 में बीएफडी मर्ज करके एक पेपर बना दिया गया। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिर भी मजीद 2 साल तक जिंदा रहा कि जो पुरानी स्कीम वाले हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग देते रहे। तो वो जो 2 साल तक पैक में सर्विस दी जाती थी, क्योंकि सब बच्चे पैक में आते थे तो वो मॉड्यूल एफ पूरा ही पढ़ते थे, सीफएफ पूरा ही पढ़ते थे, सब कस्टमर्स सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले ही होते थे। तो बीएफडी भी पढ़ाई जा रही होती थी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी 2 साल तक पढ़ाई जाती रही। तो बीएफडी के सिलेबस में एक पूरा ग्रिड था जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 6 टॉपिक्स थे।
तो ऑफिशियली तो बीएफडी अलग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग पढ़ाई जा रही थी, लेकिन चूंकि वो कॉमन टॉपिक थे तो फिर बीएफडी में वो टॉपिक्स दोबारा नहीं पढ़ाए जाते थे। बीएफडी वाले स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास में बिठा दिया जाता था। समझ आई बात? अब ये दोनों कोर्सेज डिजाइन ही इस तरह से है कि आप इसमें हाईली इंटर रिलेटेड है। ये है तीसरा बुलेट पॉइंट। लेकिन अगर दो प्रोडक्ट्स इस शर्त पे बेचे जा रहे हैं कि दोनों हमसे खरीदेंगे तो इतने पैसे हैं, वरना नहीं, ये उनका हाईली इंटर रिलेटेड होना नहीं है। ठीक है, जाग रहे हैं ना? ये बड़ी जरूरी बात है कि एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचे जाएं, इसलिए उनका एक पैकेज डिस्काउंट बनाया जाए या उनकी एक पैकेज फीस बनाई जाए। ये उन प्रोडक्ट्स के हाईली इंटर रिलेटेड होने के रीजन नहीं है। उनका डिजाइन ही ऐसा हो गया हो कि वे दूसरे को सप्लीमेंट कंप्लीमेंट कर रहे हो, तो हाईली इंटर रिलेटेड है। जी जी बोले। लेकिन अगर कुछ बच्चे हैं जो ओल्ड वाले होंगे, एक ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है, दूसरा बीएफडी पढ़ना है, जैसे बीएफडी से उठा के क्लास में बिठाया जाता है, उसके लिए तो एक ही प्रोडक्ट बीएफडी है। हाँ, लेकिन उसको जो बीएफडी बेचा जाता होगा वो बीएफडी नहीं। देखो, ये तो असल में परफेक्ट मिसाल नहीं थी ना ये। मैं तो आपको बस ये समझाना चाह रहा था कि वो लोग जो दोनों पेपर पढ़ा करते थे, बल्कि उस दौर में था भी ऐसा कि जो मॉड्यूल एफ में थे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी देना होता था और उन्हें बीएफडी भी देना होता था, यानी उनके लिए दोनों पेपर होते थे। तो जितने लोग मॉड्यूल एफ के थे उनको ये दोनों पेपर पढ़ने होते थे, जितने सी फैप के थे उनके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं था, तो उनके लिए मिसाल नहीं है। ये मिसाल है मॉड्यूल एफ वालों के लिए, उनको दोनों पेपर पढ़ने होते थे, तो उनको ये दोनों पेपर इस तरह से इंटरलेट किए गए थे। आप क्या कह रहे हो? बताने लगे थे? बताने लगे थे? अच्छा चलो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी जी, ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। ये ऑनलाइन वालों के लिए कि ये जो डिस्काउंट होता है ना क्वांटिटी का, कि प्रोडक्ट ए खरीदोगे प्रोडक्ट बी खरीदोगे तो सी इतना सस्ता मिलेगा, ये उनका हाईली इंटररिलेटेड होना डिसाइड नहीं करेगा। ये सिर्फ प्राइस तय करना है। हाँ, नहीं है, ये नहीं है। ये तो एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है कि हम अपनी कस्टमर बेस को बढ़ाएं, ज्यादा चीजें बेचें। ये हाईली इंटररिलेटेड होना नहीं है। दो प्रोडक्ट्स, तीन प्रोडक्ट्स हाईली इंटररिलेटेड तब हैं अगर उनकी फिजिकल इस तरह से एग्जिस्टेंस है कि आपस में हाईली इंटररिलेटेड है, उनको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि हाईली इंटररिलेटेड है? दूध और शहद? नहीं नहीं नहीं, ये बीएफडी रिपोर्टिंग की मिसाल नहीं समझ आई? नहीं समझ आई, वाकई को भी नहीं समझ आ रही ये बात है? नहीं, मैं और मिसाल बना लेता हूं, देखें केएफसी की डील नहीं, मैं मशहूरी क्यों करूं? ये डिलीट करो यार, मैंने कुछ नहीं कहा। की डील कोई खाने की है कंपनी, तो अगर सिर्फ बर्गर बेचेंगे तो इतने पैसे, बर्गर के साथ फ्राइज भी होंगे तो इतने पैसे, बर्गर के साथ फ्राइज के साथ ड्रिंक भी होगा तो इतने पैसे। ये सिर्फ प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। क्या बर्गर बेच रहे होंगे और फ्राइज बेच रहे होंगे, ड्रिंक बेच रहे होंगे तो ड्रिंक का टेस्ट बदल देंगे ताकि बर्गर के हिसाब से वो ड्रिंक एडजस्ट हो जाए? नहीं, ये तीनों चीजों ने अपनी अपनी शनाख्त कायम रखी। ये हाईली इंटर रिलेटेड नहीं है, बस प्राइस इन तीनों की इकट्ठी डिसाइड की जा रही है, तो ये हाईली इंटर रिलेटेड होना नहीं है। हां, अगर ऐसा होता कि अगर उसको कहते जी हमसे आपने ड्रिंक खरीदनी है, बस ये लें ड्रिंक है, अच्छा बर्गर भी खरीदना है, तो जो बर्गर हमने जो मसाला डाला होता है अगर आपने उसके साथ ड्रिंक पीनी है तो हमें ड्रिंक में थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करना पड़ेगा, ये उसके हाजमे के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब जब बर्गर और ड्रिंक दोनों हमसे खरीदेगा तो अब ये ड्रिंक का फार्मूला हमें चेंज करना पड़ा उस बर्गर को एडजस्ट करने के लिए। ये हाईली इंटर रिलेटेड है। भूख लग गई फ्राइज भी कर लें साथ, बहुत मजे की हैं फ्राइज। अच्छा चलें, अब स्टेप 2 पढ़ा रहा हूं मैं, पॉइंट नंबर 3 अब समझाता हूं। पॉइंट नंबर 3 समझाता हूं। पॉइंट नंबर 3 ये है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 की बहस हो ही क्यों रही है, ये बात हो ही क्यों रही है? जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, तो अगर एक ही प्रोडक्ट और एक ही सर्विस है, एक ही प्रोडक्ट या एक ही सर्विस है, तो फिर ये डिस्कशन ही नहीं है। ये डिस्कशन ही तब है जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं। अगर एक ही प्रोडक्ट या एक ही सर्विस है
तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वही प्रोडक्ट या वही सर्विस है जिसके पैसे लिए जा रहे हैं। कैसे पता चलेगा कौन सी सर्विस है? जो बेची जाती है। मतलब कॉलेज कोचिंग बेचता है, कॉलेज इस बिल्डिंग की लाइब्रेरी यूज करना नहीं बेचता, कॉलेज इस बिल्डिंग के टॉयलेट यूज करना नहीं बेचता, कॉलेज इस बिल्डिंग की पार्किंग यूज करना नहीं बेचता, कॉलेज कोचिंग बेचता है। तो फिर ये जो कोचिंग है ये मेन प्रोडक्ट है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो प्रोडक्ट या सर्विस है जो डिस्टिंक्ट है, यानी वैसे भी बेची जाती है। लेकिन पॉइंट 3 में ये बात होने लगी है कि अगर एक से ज्यादा गुड्स और एक से ज्यादा सर्विसेज हैं, एक से ज्यादा गुड्स का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ए के 10 यूनिट्स नहीं, एक से ज्यादा डिफरेंट तरह की, तो ये पॉइंट 3 है। पॉइंट 3 ये कह रहा है कि ये जो आप एसी बेच रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं और इंस्टॉल करके दे रहे हैं, ये 3 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगी अगर ये ए और बी दोनों बातें पूरी हुई। तो जो आप सीमेंट बजरी बेच रहे हैं, जो आप लेबर की सर्विस दे रहे हैं और जो आप घर की कंस्ट्रक्शन सुपरविजन कर रहे हैं, ये तीनों अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगी अगर ए और बी दोनों पूरी हुई। तो ए ये है कि जिस प्रोडक्ट जिस सर्विस को आप अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहना चाह रहे हैं वो बाय नेचर भी डिस्टिंक्ट है, यानी अलग बेची खरीदी जाती है, एंड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उनकी इंडिपेंडेंस कायम है। रिपोर्टिंग का पेपर अलग बेचा जाता है, बीएफडी का पेपर अलग बेचा जाता है, ऑडिट लॉ वगैरह सब अलग बेचा जाता है। लेकिन आप सीफैप बेच रहे हैं, ठीक है, आप 6 पेपर बेच रहे हैं, 6 सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि 6 के 6 अलग भी बेचे जाते हैं। और ये 6 के 6 अगर सीफैप के तौर पर भी बिक जाएं फिर भी इनकी अपनी शनाख्त बाकी रहेगी। लेकिन अगर इनके 6 पेपर बेचने की वजह से इनके सिलेबस बदल दिए जाते, कॉमन टॉपिक्स किसी एक जगह शिफ्ट कर दिए जाते, अब ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाती, अब ये 6 ना रहती। वैसे 6 अलग अलग बेचे जाते हैं, पॉइंट ए पूरा हो गया। लेकिन अगर इनको आपस में इस तरह से बदल दिया गया कि 6 बेचेंगे तो सिलेबस ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, अलग अलग बेचेंगे तो ऐसे ऐसे पढ़ाते, अब पॉइंट बी पूरा ना हो सका। तो पॉइंट ए ये है कि जिन प्रोडक्ट और सर्विसेज को आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहना है, पॉइंट ए वो बाय नेचर भी अलग अलग हो, और पॉइंट बी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनकी शनाख्त बरकरार रहे, इनकी शनाख्त बदल ना जाए। शनाख्त कैसे बदल जाएगी? वो जो 3 पॉइंट समझाए, अगर उन 3 में से कोई एक भी हुआ तो फिर इनकी आपस की शनाख्त बदल जाएगी और पॉइंट बी पूरा नहीं होगा। और पॉइंट बी पूरा नहीं होगा तो ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस नहीं होंगी, और सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस नहीं होंगी तो सब मिला के एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। कहां पर? एग्जाम्पल वाले डब्बे में। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि एक आउटपुट से ज्यादा भी हो सकते हैं? हो सकता है 4 बिल्डिंग्स बना के देनी हो जी। देखें, प्राइस कोट करना अभी फिलहाल एक सेपरेट चीज है। अभी बात सिर्फ इतनी हो रही है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने प्रोडक्ट या सर्विस देनी है, क्या वो प्रोडक्ट या सर्विस अलग अलग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या सब मिला के एक है। अभी इस वक्त ये बात हो रही है, अगर एक घर बना के देना है तो फिर ये एक कंबाइंड आउटपुट हो गया। अब सीमेंट, बिजली, इंजीनियरिंग ये अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस नहीं रही, क्योंकि इन सब ने मिलकर एक बिल्डिंग बन जाना है। अगर 4 बिल्डिंग बना के देनी है तो ये 4 अलग अलग यूनिट्स हो गए, ये 4 अलग अलग कंबाइंड आउटपुट्स हो गए। आउटपुट्स मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कंबाइंड आउटपुट का मतलब है अगर एक बिल्डिंग बना के देनी है, अगर एक मशीन बना के देनी है, जितने पुर्जे बेच रहे थे, असेंबली सर्विस भी हम दे रहे थे, लेकिन हम वो कंपोनेंट्स क्यों बेच रहे थे, असेंबली सर्विसेज क्यों दे रहे थे? क्योंकि उन सबको मिला के एक मशीन बना के देनी थी। अब ये हमारा कंबाइंड आउटपुट करके देना है। बिल्डिंग भी बना के देनी थी, प्लांट भी बना के देना था, अब ये 2 अलग अलग कंबाइंड आउटपुट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगी। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। यानी अगर कस्टमर ने हमसे कांटेक्ट किया है कि आप हमें बिल्डिंग बना के दे दें, और उस अच्छा, ऐसा नहीं होता असल में ना कि बस बिल्डिंग बना के दे दें, उसके पूरे जो है वो क्या कहते हैं उसको, बीओक्यू, क्या कहते हैं भाई, बीओक्यू, ये सब तय होते हैं। सारा कुछ तय होता है कि हमने क्या क्या काम करके देना है, सारी स्पेसिफिकेशंस तय होती हैं, मटेरियल कितना लगेगा, कौन सा लगेगा, कौन सी क्वालिटी का लगेगा। लेकिन एंड रिजल्ट ये होगा कि बिल्डिंग बना के देनी है। मटेरियल भी आप बेचें, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी आप दें, मटेरियल खरीद के भी आप दें, उनको इंस्टॉल भी आप करें, लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि बिल्डिंग बना के दें। ये है कंबाइंड आउटपुट। अब बेशक इंजीनियरिंग सर्विसेज अलग अलग दी जाती हूं, बेशक वो मटेरियल अलग अलग बेचा जाता हो, लेकिन चूंकि हमने एंड रिजल्ट एक आउटपुट प्रोडक्ट बना के देना है, तो अब ये पॉइंट बी पूरा ना हो सका। पॉइंट बी पूरा ना हो सका तो फिर ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। नहीं समझ आ रही बात? समझ आ गई। तो ए
ये फिर बता रहा हूं, ये सारी डिस्कशन ही तब हो रही है अगर एक से ज्यादा लगता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो ए पॉइंट ये है कि बाय नेचर डिस्टिंक्ट हो, यानी उनको बाय नेचर अलग अलग भी बेचा जा सकता हो, और बी ये है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अपनी शनाख्त वो बरकरार रखें, उनकी शक्ल ना बदल जाए, हाईली इंटर रिलेटेड ना हो, एक कंबाइंड आउटपुट की शक्ल ना बन जानी हो। क्योंकि अगर इस लास्ट डब्बे वाली 3 एग्जांपल में से कोई भी एक मिसाल हो गई तो बी पूरा नहीं हो रहा, और बी पूरा नहीं हो रहा तो जिन चीजों की हम बात कर रहे थे कि वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, फिर वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं होंगी और वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और ऐसा हो सकता है कि 4 प्रोमिसेस थे, तो यह भी हो सकता है कि चारों सेपरेट करार पा जाए, यह भी हो सकता है कि चारों मिलके एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो, और यह भी हो सकता है कि 3 मिलके एक और चौथी एक, यह भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि हो सकता है उनमें से 2 हाईली इंटर रिलेटेड हो बाकी 2 ना हो सकता है 3 हाईली इंटर रिलेटेड हो बाकी ना हो सकता है लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर बेचना और उसको इंस्टॉल करते हुए चेंज कर देना, यह एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो, ट्रेनिंग अलग हो, डाटा इनपुट करके देना अलग सर्विस हो। इसके लिए जागते हुए चैप्टर में चैप्टर में नहीं 10.2, ये मैंने ना 10.1 तो ये चैप्टर लिखा हुआ है, 10.2 मैंने आईएएस की ओरिजिनल इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स डाली हुई हैं। ये आईएएस की ओरिजिनल एग्जांपल्स हैं, लेकिन वो जो ओरिजिनल एग्जांपल्स थी वो पढ़ने के काबिल इसलिए नहीं थी कि वो सब मिलाएं तो 100 पेजेस बनते हैं, तो मैं इनको जितना समेट सकता था मैं इनको समेट के ले आया 40 पेजेस पे, 41 कुछ 40-41 पेजेस पे ले आया मैं उन 100 सफ़ों को। तो ये किया मैंने आपके लिए, लेकिन ये लर्निंग पॉइंट, अच्छा सिर्फ एग्जांपल ही नहीं, मैंने पार्ट बी के अंदर कुछ डिटेल लिखी हुई थी, वो भी इन एग्जांपल्स में डब्बे बना के डाल दिए, जिन्हें एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल बना दिया इसको मैंने। तो आप पढ़ लीजिए पेज 10.2.6 पे, 10.2.6 एग्जाम्पल 10 भी पढ़ लें और एग्जाम्पल 11 सारी पढ़ लें। एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11 सारी। एग्जाम्पल 11 2 पेजेस पे फैली हुई है, अभी पढ़ेंगे तो बात आगे चलेगी, है जी? क्या हुआ? ये ठीक है यार। अच्छा, उसमें से नहीं, इनकी एप्लीकेशन और मुश्किल हो सकती है। मतलब ये तो एक जैसे एक मिसाल है कि डिस्काउंट कूपन देते हैं अगर, तो उनको कैसे हैंडल करना है। अब वो कैसे हैंडल करना है इस पे जितने मर्जी मुश्किल सवाल बना लें। अभी तो शुरू किया है यार। एग्जाम्पल 10 और 11 पढ़ लें। ये सारी एग्जाम्पल क्लास में पढ़ा करेंगे, क्योंकि इसके अलावा होमवर्क दूंगा तो नहीं पढ़ेंगे आप, इसके साथ साथ ही पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 10 और 11 पूरी पढ़ लें, केस ए से लेके केस सी तक, केस ई तक पढ़ ले भाई, पढ़ ले। एग्जाम्पल 10 और 11 पढ़ लें।
बच्चे की बड़ी शिद्दत से सवाल आ रहे हैं। हाँ जी बताए। अच्छा चलें जी, जिन्होंने पढ़ने की जहमत ही ना किया हो या मुंह नीचे किया कि नींद आ गई हो। एग्जाम्पल 10 में ये लिखा हुआ है कि एक बिल्डिंग बना के देंगे हॉस्पिटल के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, और इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग के लिए मटेरियल भी हम प्रोवाइड करेंगे, सारी साइट की खुदाई भी हमने करनी है, इंजीनियरिंग भी हमने करनी है, सारा कुछ हमने ही सब सुपरवाइज भी करना है। अब ये सारी चीजें बेशक अलग अलग भी बेची जाती हैं, लेकिन वादा चूंकि एक हॉस्पिटल बिल्डिंग का है तो इसलिए ये सारी की सारी सब आप इसमें कंबाइंड आउटपुट की शक्ल में मिक्स होने लगी हैं, तो ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। एग्जांपल 11A, एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर बेचेंगे, नहीं हमसे इंस्टॉल कराना ना सही, कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर खरीद लें, उसको इंस्टॉल भी हम कर देंगे, हमसे सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना कोई बात नहीं, किसी और से खरीद लें, हम इंस्टॉल कर देंगे। आइंदा टेक्निकल अपडेट्स भी हमसे लेनी है, बिस्मिल्लाह हम दे देंगे, लेकिन अगर ना भी टेक्निकल अपडेट्स ली तो भी सॉफ्टवेयर चलता रहेगा, और टेक्निकल सपोर्ट चाहिए हुई तो वो भी हम दे देंगे। अब ये 4 अलग अलग प्रॉमिसेस हैं, ना ये एक दूसरे की शक्ल बदल रहे हैं, ना ये कोई कंबाइंड आउटपुट है, तो ये चारों की चारों अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। लेकिन केस भी ये है कि लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर बेचना है और इंस्टॉल करते करते उसकी शक्ल ही बदल देनी है, तो सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बाकी दोनों काम अलग अलग हैं। पूछे बी पूछ रहे हैं, ए पूछ रहे हैं, जी बताएं। हाँ नहीं, वो जो सर्विसेज इंस्टॉलेशन की दे रहे हैं हम, वो हमसे करानी है, हमसे करा लें, किसी और से करानी किसी और से करा लें, लेकिन हमसे अगर कराएंगे तो सॉफ्टवेयर की शक्ल भी बहरहाल हम बदल देंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर की शक्ल बदली जानी है, इसलिए सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन दोनों अलग अलग ना रहे। जी बाकी भी कस्टमाइज जब इंस्टॉलेशन देते हैं तो सॉफ्टवेयर की शक्ल ही बदल देते हैं। बात यह नहीं है कि हमसे सर्विस ले रहा है या किसी और से सर्विस ले रहा है, बात यह है कि सॉफ्टवेयर की शक्ल बदली जानी है, तो सॉफ्टवेयर अब नहीं रहा सेपरेट। देखें, इंस्टॉलेशन चाहे वो हमसे करवा ले चाहे किसी और से करवा ले, सॉफ्टवेयर बेचना और उसकी इंस्टॉलेशन करना ये दो अलग चीजें हैं। सॉफ्टवेयर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इंस्टॉलेशन हम सर्विस दे रहे हैं। चूंकि इंस्टॉलेशन ने सॉफ्टवेयर की शक्ल बदल देनी है तो सॉफ्टवेयर मॉडिफाई हो जाना है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन दो अलग अलग नहीं रहे। अच्छा तो देखें, अगर हम सॉफ्टवेयर बेच रहे होते उसके बाद हमारा रोल खत्म। देखें, ये जो मिसालें बनाई गई हैं ना, ये मिसालें हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। अब आप मिसाल की हद तक तो ऐसा कह दें कि सॉफ्टवेयर हम बेच दें कस्टमर को, कस्टमाइज वो किसी और से करा ले, टेक्निकल सपोर्ट किसी और से ले ले, प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं रहा होगा, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा होगा। वो अगर हम ही से ये काम ले रहा है, हम ही से वो सॉफ्टवेयर भी खरीद रहा है, हम ही से टेक्निकल सपोर्ट ले रहा है, तो प्रैक्टिकली वो हमसे ही कर रहा होगा। वो ऐसा नहीं कर रहा होगा कि सॉफ्टवेयर यहां से कर ले, सलाद किसी और से ले ले, रायता कहीं और से ले ले वो ये काम हमसे ही प्रैक्टिकली ले रहा होगा। तो कस्टमाइज्ड वो किसी और से करवा रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो हम उसको बेच रहे हैं उसकी शक्ल तो बदल रही है ना। तो ये चारों काम चूंकि हमसे करवा रहा है, इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन अलग अलग नहीं है, एक है। अगर वो सॉफ्टवेयर हमसे ले रहा होता, सर्विस किसी और से ले रहा होता, तो हम तो बस सॉफ्टवेयर ही बेच रहे होते ना, फिर ये सवाल ही ना रह जाता ना कि सॉफ्टवेयर और सर्विस अलग अलग है या एक है। नहीं समझे? हम सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं और सर्विस भी हम ही दे रहे हैं, तभी तो ये फैसला होने लगा है कि इन दोनों को अलग रखना है कि एक करना है। अगर हम सिर्फ सॉफ्टवेयर बेच रहे होते और वो किसी और से इंस्टॉल करवा रहा होता, तो फिर हमें ये जानने की जरूरत ही क्यों होती कि सॉफ्टवेयर सर्विस से अलग रखना है कि इकट्ठे रखना, हम यही सॉफ्टवेयर रहे होते उसको फिर।
तो हमसे करवाएगा तभी ये बहस है ना, अगर हमसे इंस्टॉल ही नहीं करवाएगा तो फिर ये बहस ही नहीं है कि सॉफ्टवेयर अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि नहीं है जी। केस बी में अब ये सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन ये डिस्टिंक्ट इसलिए नहीं रहे क्योंकि सॉफ्टवेयर को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर रही है इंस्टॉलेशन सर्विस, तो अब ये दोनों अलग अलग नहीं रहे, तो ये दोनों मिला के एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट्स और टेक्निकल सपोर्ट अलग अलग है। केस सी ये है कि हम एसी बेच रहे हैं और इंस्टॉल भी हम ही करके दे रहे हैं, तो एसी बेचना एक अलग प्रोडक्ट है और इंस्टॉल करना एक अलग सर्विस है, तो ये दोनों अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और केस डी ये है कि हमने अपनी मार्केट स्ट्रांग करने के लिए कस्टमर्स को ये कहा था कि हमसे इंस्टॉलेशन कराओगे तो हम एसी बेचेंगे, वरना हम एसी नहीं बेचेंगे, तो ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। क्या इससे सर्विस और प्रोडक्ट हाईली इंटररिलेटेड हो गए? नहीं। तो केस डी में ये लिखा हुआ है कि बेशक हम दोनों मिला के बेच रहे हैं, इवन देन वो दोनों अलग अलग ही हैं। 2 पेपर लाजमी पढ़ें, 2 पेपर पढ़ेंगे तो एडमिशन मिलेगा, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उससे वो दोनों पेपर हाईली इंटररिलेटेड नहीं हो जाएंगे। और केस ई ये है कि एक गाड़ी बेच रहे हैं और साथ उसके इंजन ऑयल के डब्बे भी दे रहे हैं, तो वो गाड़ी अलग है, उसके इंजन ऑयल के डब्बे अलग हैं, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कॉलेज कोचिंग दे रहा है और लाइब्रेरी भी दे रहा है, और लेकिन वो जो फीस ले रहे हैं वो कोचिंग ही की है, वो लाइब्रेरी तो शायद कह भी नहीं रहा, मतलब लाइब्रेरी की सर्विस तो वो ऑफर भी नहीं कर रहा कि लाइब्रेरी की सर्विस भी इन्वॉल्व है। वो तो ठीक है, स्टूडेंट ने यहाँ आना है तो बैठ के कहीं पढ़ना ही है, तो चलो ठीक है लाइब्रेरी बना दी, ये सीढ़ियां बना दी कि चले नीचे उतरना ही है क्लास में आने के लिए। नहीं लेकिन नहीं, वो तो चलो मैं वैसे कह रहा था कि सीढ़ियां तो अलग से नहीं बिकती हैं, लेकिन इस सबसे कनेक्टेड उन्होंने और फैसिलिटीज बना दी। लेकिन ये कॉलेज अलग से तो कह भी नहीं रहा कि हम लोग आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज दे रहे हैं। वो तो एडवर्टाइजमेंट है ना कि आप के देखें, ऐसे तो जनरेटर की फैसिलिटी भी कॉलेज दे रहा है। क्या कह रहे हैं जी? फिर कहना क्या चाह रहे हैं? ले आओ जाके, ले आओ, जाओ ले आओ, 4 किलो कढ़ाई ले आ जाए, शाबाश, जाओ जाओ जाओ। अच्छा ऐसे देख के लग नहीं रहा कि 10 दिन से भी खाया है वैसे, लेकिन एग्जाम्पल 12 डन कैसे हो गई? मैंने तो बोला ही अभी एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 नहीं पढ़ने को कह रहा, ज़बानी सुन लें, नहीं पढ़ने को कह रहा। एग्जाम्पल 12 में लिखा हुआ है कि कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एसीज बेचे और डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे कस्टमर्स को बेचने हैं, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर की टेंशन है। अगर वो एसीज की शॉप पे पड़े पड़े खराब हो गए तो वो डिस्ट्रीब्यूटर की टेंशन है। कंपनी ने एसी बनाए और डीलर को बेच दिए। अब अगर डीलर की शॉप पे वो पड़े रहे और ना बिक सके तो वो डीलर कंपनी को वापस नहीं कर सकता। तभी कंपनी की तरफ से कस्टमर डीलर है या एंड कंज्यूमर है? कस्टमर डीलर है, तो सेल्स है डीलर को चीजें बेचना। अगर कंपनी ने डीलर के साथ यह तय किया है कि हम आपको एसी तो बेच रहे हैं, उसके अलावा जब आप एंड कस्टमर को एसी बेच लेंगे तो उस एंड कस्टमर को मेंटेनेंस भी हम ही करके दिया करेंगे फ्री में। तो अब डीलर को हम एसी भी बेच रहे हैं और मेंटेनेंस सर्विस भी बेच रहे हैं। ये मिसाल दोबारा सुने, एक एसी कंपनी ने एसी बना के डीलर को बेचे और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि जब आप अपने कस्टमर्स को एसी बेच लेंगे तो उस कस्टमर को मेंटेनेंस वारंटी कह लें, वारंटी चले, वो वारंटी हम ही उसको प्रोवाइड करके देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। कंपनी और डीलर के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये उसका हिस्सा था। तो कंपनी ने प्रोडक्ट भी बेचा और मेंटेनेंस सर्विस भी बेची। ये केस ए है। केस बी ये है कि कंपनी ने डीलर से ऐसा क्लियरली कहा तो नहीं, लेकिन कंपनी की पास्ट प्रैक्टिस ही ऐसी है। उस बिजनेस नेचर में जितनी कंपनीज हैं सब ऐसा ही करती हैं कि वारंटी भी यही कंपनी ही प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये भी दो चीजें हैं, प्रोडक्ट बेचना एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और सर्विस देना अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन।
केस सी ये लिखा हुआ है कि कंपनी ने अपने डीलर से ना ही कुछ ऐसा तय किया और ना ही कोई पास्ट प्रैक्टिस है, लेकिन इससे पहले कि डीलर एंड कंज्यूमर्स को एसी बेचता, कंपनी ने इश्तिहार चला दिया कि हम अपने एसीज पे 3 महीने की फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज देंगे। दोबारा, कंपनी ने डीलर को एसी बेच दिए, डीलर के साथ कोई ऐसी एग्रीमेंट नहीं है कि हम इस मेंटेनेंस सर्विस को भी दिया करेंगे। हमारा कस्टमर कौन है? डीलर। डीलर का एंड कस्टमर वो है जिसने एसी घर में लगाना है, कंपनी का वो कस्टमर नहीं है। तो कंपनी ने डीलर के साथ ना ही कुछ ऐसा एग्री किया और ना ही कोई पास्ट प्रैक्टिस है। तो अब कंपनी डीलर को बस सिर्फ एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बेच रही है, एसी। लेकिन कंपनी ने ये ऐड चला दिया कि जो भी इस डीलर से हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेगा उसको हम 3 महीने की मेंटेनेंस सर्विसेज फ्री दिया करेंगे। अब कंपनी और डीलर के दरमियान इसका कुछ एग्री हो रहा है, तो रेवेन्यू के तहत प्रोडक्ट एक ही है और वो जो कंपनी दुनिया वालों को ऐलान कर चुकी, वो ऐलान IAS 37 में वारंटी प्रोविजन में कवर होगा। ये चीज मैं वारंटी में आके फिर एक्सप्लेन करूंगा दोबारा, ये आगे वारंटी में दोबारा एक्सप्लेन होगी, ठीक है। अगर कस्टमर के साथ ही, हमारा कस्टमर डीलर है, अगर उस डीलर के साथ तय हुआ है कि हम ही इसकी वारंटी सर्विसेज देंगे, तो फिर हम कस्टमर यानी डीलर को प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं और मेंटेनेंस सर्विस भी दे रहे हैं। ये 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। लेकिन अगर हमने उस डीलर के साथ ऐसा कुछ भी एग्री नहीं किया, लेकिन वैसे ही हम ऐलान कर देते हैं मार्केट दुनिया वालों को कि जो कस्टमर्स हमसे चीजें खरीदेंगे हम इतनी मेंटेनेंस दिया करेंगे, तो अब ये IAS 37 की प्रोविजन में फॉल कर जाएगी चीज, बनेगा वो IAS 37 एक्सपेंस। प्रोडक्ट बस सिर्फ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा। केस ए और बी में सेम बात थी। एक ये था कि केस ए ये था कि डीलर को हम कह रहे हैं मेंटेनेंस हम देंगे, और केस बी ये था कि हम कह नहीं रहे हैं लेकिन पास्ट प्रैक्टिस है कि हम लोग दिया करते हैं मेंटेनेंस सर्विस। जी अच्छा, ये आप कौन से वाले केस की बात कर रहे हैं कि डीलर के साथ ही बातें तय हुई हैं? इसका फैसला पार्ट स्टेप 5 में कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा। केस ए और केस बी 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, केस सी बस प्रोडक्ट बेचना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आपके जेस्चर से मुझे ये क्यों लग रहा है क्लास खत्म हो गई? अच्छा चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।